तो कोस्ट गार्ड नेवी से कैसा लगे? उसका नेवी से पाला की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग. I'm not sure by the data, but I think we are the fourth largest coast guard of the world. फोर्थ लार्जेस्ट, बहुत बड़ा नंबर है सर. तो सर यू बीइंग एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर, आपने एयरफोर्स बोर्ड भी देखा है, मैं ये पूछना चाहूंगा कि डर लगना नेचुरल होता है सर, एंड हाउ दिस इंटरव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर इंटरव्यू? You see, this is the only interview which is more interested in you as a person. व्हाट यू फॉर्म, मतलब आप बच्चों से क्या चाहते हो, कैसा रिस्पॉन्ड करे? मैं बस ये चाहता हूँ, मेरी उससे एक्सपेक्टेशन ये है. जब आप देखते हो एक बंदा बार बार आ रहा है, कभी आपको लगता है कि यार कितना ये सोचो, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, क्या लगा पड़ा है यार, इतना डेडिकेशन कहाँ से आ रहा है, क्यों चाहिए फौज के लिए इतना? इसमें 2 तरह, एक तो जॉब सीकर, हाँ, वो एमपीएस का भी फॉर्म भर रहा है, वो आईएएस का भी फॉर्म भर रहा है, सीडीएस का भी भर रहा है, उसको जो फॉर्म मिल रहा है उसको रिपीटर बहुत रेस्पेक्टेबल वर्ड है, देखिए उसको रेस्पेक्टफुली बोलो. इसको मैं रिपीटर नहीं बोलूं, मैं इसको मैं जॉब सीकर बोलूं. एक बच्चे को मैं जो बंदा भी इंटरव्यू को देख रहा है, पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको आप हिदायत क्या देंगे कि उसको बेसिक तैयारी में क्या करना चाहिए? उसकी एसएसबी नहीं आ रही पर उसको बेसिक तैयारी क्या करनी चाहिए? इतना मजबूत 2 तक तैयारी कीजिए. अगर इंसान के सामने भगवान आ जाए तो इंसान अपने सारे मन के सवाल पूछ ले. तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है. मेरे सामने है कमांडर रंजन सर, एंड वो एसएसबी में असेसर रह चुके हैं, एंटरिंग ऑफिसर रह चुके हैं, और वो मेरे सामने. मेरे सामने लिटरली भगवान है. मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि जो मुझे जानना है एसएसबी के बारे में, जो बच्चा चाहे एनडीए का हो, सीडीएस का हो, एफकेड का हो, किसी भी एंट्री का हो, सारे जवाब मिलेंगे आज, एंड आई विल पुट ऑल इनसाइट सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम सर. Thank you so much. Well, thank you. Long dude. Finally, we are meeting at 8. हाँ, अभी बार बना रहे हैं हम लोग. एक बार शूट कर चुके, तो हमें लगा कि नहीं यार उसमें ज्यादा मजा नहीं है, तो दूसरी बार हम शूट कर रहे हैं, एंड आई होप वो अपनी साइड दे. सर मेरा आपसे पहला सवाल ये, आप कोस्ट गार्ड में इंटरव्यूइंग ऑफिसर रहे हैं. कोस्ट गार्ड पहले तो बहुत बड़ी पहले बहुत पॉपुलर एंट्री नहीं थी, अब तो खैर बहुत लोग जानने लगे हैं. बट मैं एक सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा कि कोस्ट गार्ड में हम एसएसबी को पीएसबी और एफएसबी के नाम से भी जानते हैं, और वहीं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एसएसबी के नाम से जानते हैं. तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी समझा दीजिए, है क्या, तीनों में फर्क क्या है? एसएसबी तो सबको पता ही है, पीएसडी और एफएसडी का डिफरेंस क्या है? फिर ये चाहूंगा थोड़ा सा जल्दी में बता दीजिए, क्योंकि एसएसबी का दूसरा नाम एक एएफएस भी पड़ जाता है एयरफोर्स में. जो तो एयरफोर्स के सिलेक्शन बोर्ड है वो एएफएसबी हो गए. ओके. जो नेवी के सिलेक्शन बोर्ड है वो नेवल सिलेक्शन बोर्ड हो गए, और आर्मी वालों ने अपना नाम नहीं बदला तो वो एसएसबी ही रह गए. अच्छा, पर देखिए कि सबकी जो जनक है, सबका जो मदर बॉडी है वो डीआईपीआर. अच्छा, तो कोस्ट गार्ड के भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर डीआईपीआर से ट्रेन होते हैं. ट्रेन होने के बाद वो अलग अलग बोर्ड्स में रहते हैं, अपना प्रैक्टिकल फेस कर ले. जैसे मैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में का नाम नहीं बताना चाहूंगा, तो वहां पे मेरी ट्रेनिंग हुई, और उसके बाद देन आई वाज टेकिंग इंटरव्यूज. आफ्टर दैट, एज यू नो, कि आई हैव बीन ट्रेनिंग स्कूल, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम ट्रेनिंग वेल. तो नाउ द क्वेश्चन इज कि पीएसडी क्यों? पीएसडी का रीजन लॉजिस्टिक्स वाला ज्यादा है. देखिए ऐसा है कि कोस्ट गार्ड तो एक ही सिलेक्शन बोर्ड है, जैसे कि आपने कहा कि छोटी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है. एयरफोर्स की तरह नहीं है कि देहरादून में भी है, मैसूर में भी है, गुवाहाटी में भी है, गांधीनगर में भी है. So they're spread out across the country, and same is applicable for Army, SSB also, and for Navy SA. वो बहुत बड़े बड़े बोर्ड हैं और spread across the country. तो आप कैंडिडेट मान लीजिए साउथ का कैंडिडेट है, अब इफ स्क्रीनिंग के लिए नोएडा है और नोएडा से स्क्रीन होके चला जाए, तो इट इज नॉट लॉजिकली. तो व्हाट इट वाज डन इज कि हम जो है साइनिंग पार्ट है जिसको प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड के, उसको हम स्प्रेड आउट करते हैं, और मेन जो वहां से जो स्क्रीन इन कैंडिडेट्स हैं उनका आप सीधा स्पेशली करें. तो लॉजिस्टिक्स इशू तो कैलकाटा में बनाया सेंटर, एक चेन्नई में है, एक गोवा में है, एक दिल्ली में है, सो दैट एवरीबडी इज मतलब नियर बाई कम से कम हो जाए. नॉर्थ ईस्ट का बच्चा वो कैलकाटा सेंटर पड़ गया, उसका बिहार वाले का कैलकाटा पड़ गया, साउथ वालों का सब चेन्नई पड़ गया, वेस्ट वालों को थोड़ा गोवा में डाल दिया,
तो दिल्ली में रहते नॉर्थ वाले, वो तो आईटी है बेसिकली, कि उनको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, ट्रैवल में कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, टाइम भी इन्वॉल्व है। अच्छा, बाकी सब सेम है। उसके बाद जो एफएसपी में आते हैं, हाँ, एक और अंतर है, तो जीटीओ टास्किंग में अभी हम जीओआर लेके आ गए हैं और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी आ गया, बट अभी पीजीटी आना बाकी। सो अगर आम भाषा में समराइज करें तो हम एसएसबी में स्क्रीनिंग कह देते हैं और कोस्ट गार्ड में उसे हम पीएसबी कह देते हैं, और जो डे 2 होता है उसे हम डे 2 नॉर्मली एसएसबी कह देते हैं, पर यहाँ पर हम उसे एफएसबी कह देते हैं, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। और एक खास बात और है सर, अगर आप ही बता देंगे, एक बड़ी ही एक ऐसी बात है कि इंडियन नेवी में जो बंदा ज्वाइन हो रहा होता है और कोस्ट गार्ड में ज्वाइन होता है, दोनों आईएनए जाते हैं इंडियन नेवल अकेडमी। नॉट ओनली दैट, ट्रेनिंग एक साथ है, जो नेवी के ग्रेजुएट स्पेशल एंट्री वाले जो है एग्जीक्यूटिव, सो ट्रेनिंग इज टुगेदर। इनफैक्ट शिप्स भी दोनों मिक्स है, तो कोस्ट गार्ड का भी ट्रेनिंग शिप है, नेवी का भी है, तो उसमें कोस्ट गार्ड में प्लस नेवी के कैडेट्स होते हैं और नेवी वाले में कोस्ट गार्ड प्लस नेवी, तो ऐसे होता है। अच्छा तो ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है एक अच्छा, कोचिन में, उस ट्रेनिंग स्क्वाड्रन में कोस्ट गार्ड का भी जहाज है और 2 नेवी के भी जहाज, ओह वंडरफुल, but they all come into that. ओके, So training is same, अच्छा exactly same. Minor changes are there. Few courses जो naval के नेवी के अफसर ज्यादा करते हैं अलग, वो कोस्ट गार्ड के अफसर दूसरे कोर्स कर रहे होते हैं अलग। फॉर एग्जाम्पल सर्च एंड रेस्क्यू टाइप कोर्स है, वो नेवी वाले नहीं करते हैं। वैसे नेवी वाले के स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं जो पोस्ट गार्ड वाले, बट मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनिंग अदरवाइज। पर अगर देखा जाए सर, दीदी मर्चेंट नेवी और नेवी समझ में आती है। मर्चेंट नेवी इज लाइक अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, नेवी जो वेमन वाली होती है प्रॉपर, जो लड़ाकू जहाज वाली, पार्ट के एक इज डिफरेंस। हाँ इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस, यस, कि लड़ाकू जहाज सब होते हैं। तो कोस्ट गार्ड नेवी से कैसा लगे? उसका नेवी से अलग इन द सेंस की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। तो कोस्ट गार्ड की प्राइमरी रोल्स में क्या आता है? सर्च एंड रेस्क्यू आता है, कोलिशन रिस्पॉन्स आता है, देन फाइनली एंटी स्मगलिंग गोल्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि पायरेसी गोल्स बहुत ज्यादा है, एंड कोस्ट गार्ड इज प्राइमरीली यू नो असिस्टेंस टू फिशरमैन, साइंटिफिक असेसमेंट। इसका जो रोल है वो प्राइमरी वॉर ओरिएंटेड ना होके towards maintaining and keeping a vigil all along the coast in such a manner that nobody crosses the line, and if someone crosses the line, then you know you who and how he has. तो कह सकते हैं कि नेवी एक तरह से, मतलब कोस्ट गार्ड वाली नेवी अपनी एक तरह से नेवी बॉर्डर्स का सिक्योरिटी गार्ड है, कि कुछ ऐसा अंदर आए। Coast Guard is not security guard; it's a implementation agency. It's a defense force of India, and is a very strong Coast Guard, and one of the best, I'd say. Most well equipped, most well trained, best of the equipment, best of the surveillance systems, very well network. और Coast Guard, Indian Coast Guard से ज़्यादा हमने अपने Indian Ocean Coast Guard बनने वाली थी। Our reach has gone beyond Indian, so we cannot say this is a security guard. That's a wrong statement. ओके It is much beyond that. ओके ओके, So I'm not sure by the data, but I think we are the 4th largest coast guard of the world. फोर्थ लार्जेस्ट, बहुत बड़ा नंबर है सर। Yeah, and I mean, I'm not sure whether we have become 3rd or not, that I'm not sure, but we are a very strong organization, smart, capable, and intelligent organization with really intelligent and very equipped to handle any situation that kind of. तो कल मॉरिशस में भी कुछ होगा तो हमारी कोस्ट गार्ड जा भी कर सकती है। इतनी कैलिबर है, क्या बात। Yeah. अच्छा नहीं। चलिए छोटी सी अगर कहानी कुछ बता सकें यार आप। Maybe recently, I think about 3-4 years back or 2 years back, I'm not exactly able to remember, but there was some fire incident when Indian Coast Guard went to Mauritius and took that. अच्छा वैसे ओके, बिग थिंग। So it is that being blocked. बहुत सभी लोग इतनी उतने वर्ष कोस्ट गार्ड की अपनी फ्लाइंग स्पेंड हो गई है अपने एयर स्टेशन। अच्छा पर हमारा जो पॉडकास्ट है वो फिर कोस्ट गार्ड की चला है, वो भटक जाएगा, वो भटक जाएगा वापस याद। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एसएसबी। तो सर, यू बीइंग एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर, आपने एयरफोर्स बोर्ड भी देखा है, मैं ये पूछना चाहूंगा कि माना जाता है कि यार इंटरव्यूइंग रूम में घुसते हैं ना तो बड़ी घबराहट होती है, बहुत घबराहट होती है यार। ये वो इंटरव्यू है जब मैं पहली बात तो उस रैंकिंग ऑफिसर से मिलने वाला हूँ, और दूसरी बात है यार ये वो इंटरव्यू जो मेरा भाग्य तय करने वाला है सर। तो डर लगना नेचुरल होता है सर। एंड हाउ दिस इंटरव्यू इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर इंटरव्यू, चाहे आईएएस का इंटरव्यू हो चाहे कॉर्पोरेट का इंटरव्यू हो, कैसे अलग है ये? पहले बात तो ये समझिए कि जो डर लग रहा है तो डर लगना लाजमी है, जैसा क्या और डर लगता है। मैं तो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इट इज नॉर्मल टू बी नर्वस।
you are bound to get nervous because, as you said, this interview has a role to change. It has such a strong role that it can change your life for the future. So obviously you're nervous. You want to do your best. But as far as this interview goes, इसका जो DITR का structuring अगर आप देखेंगे, तो initial 3-4 minutes of the interview are devoted towards making sure that the interviewee is not. तो यहाँ आगे बातें होंगी, कहाँ से रहने वाले वो, कैसे आए, how was your travel, how many friends did you make, how was that, on this stuff he will be talking. What is happening, the effect of it is that this person now is slowly becoming normal and उसके जो inhibitions थे, जो डर थे, वो खत्म. So that is the portion designed by DIPR to make the person comfortable, and this should be done. Now, second part, you probably asked is how it is different from civil services, and one more thing you asked, private, corporate. It is very different. You see, this is the only interview which is more interested in you as a person. It is a personality-based interview. It is a psychological interview. And whereas civil services primarily is towards academics, and corporate is also towards the knowledge academics, this is the only interview which talks about you. The subject is you. The subject objective is also to know you. So my advice, those who are going for such SSBs at such interviews, just know yourself. सर जब आप बोल रहे ना, माफी चाहता हूँ, मैं कंटिन्यूसली स्माइल कर रहा था, थोड़ा सा लाफ कर रहा था. रीजन इसके पीछे ये था ना, ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर ना बड़ा आसानी से बोल दे रहा है, कुछ नहीं है, आप आराम से आओ, हम तो खुद ही बैठे हैं सिलेक्शन लेने. बट अगर सोच के देखें, आप उस रूम का माहौल देखिए, इंटेंसिटी क्या होती है. दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा कम से कम 3 से 4 कदम की दूरी पे होता है. दरवाजे से आपको चेयर दूर दिख रही है, और जैसे आप रूम में एंटर मारते क्या देखते हैं, वो चेयर आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर करीबन 6 फीट की दूरी पे है. इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पैर तक नहीं दिख रहे, तो वो पैर से लेकर सिर तक पूरा दिख रहा है. सोच के देखिए कि उस बच्चे के लिए या उस कैंडिडेट के लिए वो तो थोड़ा सा हॉन्टिंग सा लगता होगा कि कहाँ आ गया मैं एकदम. और जब रूम देखिए, रूम कैसा लगता होता है कि आर्मी की पिक्चर्स लगी हुई है, एयरफोर्स की पिक्चर लगी हुई है, 71 वॉर की पिक्चर लगी हुई है, उनके खुद के ट्रॉफीज रखी हुई है पीछे. रूम बड़ा ही खुद में अपने आप में डायनेमिक होता है. और ऐसे रूम में पहले खुद में एंटर मारने पे थोड़ी तो हिचकिचाहट, घबराहट बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएगी सर. और वो वेटिंग टाइम बिफोर एंटरिंग द रूम, वो अपने आप में हॉन्टिंग होता है, पता नहीं क्या पूछ लेंगे. कॉर्पोरेट इंटरव्यू में एक बड़ा फायदा होता है. क्या फायदा होता है कि जब बंदा एंट्री और एग्जिट वाला बंदा होता है ना, उसकी सेम होती है, उससे बात कर लेते हैं, यार क्या है, कैसा मूड है भाई इंटरव्यू ऑफिसर का, क्या चल रहा है. यहाँ तो आप क्या, जो बाहर आता है उसकी एग्जिट दूसरी साइड होती है, और जो दूसरा आता है उसकी एंट्री दूसरी साइड से होती है. कोई मेल होता ही नहीं. और मान लो किसी तरह से बच्चा पता भी कर ले कि क्वेश्चन पूछे क्या गए हैं, डायनेमिकली इट विल ऑल जज, क्योंकि वो तो उस पर्सन के अकॉर्डिंग, जैसा आपने बोला कि ये पर्सनल में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है आप. सो आप सोच के देखिए, बड़ा हॉन्टिंग सा माहौल है. उसे आप कैसे देखते हैं कि ये इतनी दूरी क्यों रखी गई, एक पर्सन की 6 फीट की चेयर की दूरी, ऐसा माहौल क्यों रखा गया? एक्चुअली DIPR के गाइडलाइन में ये भी मेंशन है कि इस तरह का रूम होना चाहिए. तो आप जब रूम बोल रहे थे ना, हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर केबिन में कोई भी ऐसा फोटो होगा, कोई मेडल होंगी, ट्रॉफीज होंगी, जनरली नहीं होते. अच्छा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर का रूम कैसा होना चाहिए, इस पे भी एक सेशन है, एक अध्याय है उसमें कि रूम एकदम क्लीन होना. क्लीन इन द सेंस कि देयर शुड नॉट बी एनी सच पिक्चर्स व्हिच मे इंटिमिडेट द कैंडिडेट, ये लिखा हुआ है. और दूसरे की कोई ये कि आप यूनिफॉर्म में इंटरव्यू नहीं ले, सो दैट द पर्सन इज नॉट अनकंफर्टेबल, ये भी. और कई ऐसी गाइडलाइंस दी हुई है. तो अगर कहीं पे ऐसा है तो आई एम नॉट अवेयर, बट आइडियली द रूम शुड हैव नॉट. नॉर्मली पूछते थे, अभी ये फाइट हो काफी, कब देखा है कौन सा एयरक्राफ्ट होता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कभी कभार. ये आप पे कहीं किसी वीडियो पे लिखा नहीं, ये हुआ ऐसा खुद की कहानी है. खैर चलिए, अगर सर तो वो होना नहीं चाहिए, पर वो ऐसा बोल सकता है कि बाहर तुमने देखा था. हाँ, जो वैसा हो क्या, ये तो 100% हुआ. बाहर हो सकता है बिल्कुल, चलिए अगर रूम में होना चाहिए, अगर है तो देन देयर इज सम इशू एंड आई डोंट नो व्हाई इट इज देयर, बट आइडियली इट शुड नॉट बी देयर. दूसरा आपका सवाल देखिए, ये दूरी क्यों? हाँ, दूरी का मकसद है उसका, इट इज प्लांटेड दैट.
उसको ग्रांट करने का ये है कि जो बंदा बैठा है, but he would like, the interviewer would like to see him in a complete frame, in the sense, what about his body language? Is he shaking his legs? Is he nervous? Is he uncomfortable? Not that he, just because he is nervous and uncomfortable and just on the body language I will write him off. No. They have to understand. He probably the person is not yet comfortable. Or for some reasons he is, in some different mental state. And you should understand that person. So it is primarily designed for that purpose. Similarly, interviewer is blocked, as you said. उसके सामने भी एक बड़ा सा वो लगा देते हैं ताकि वो अगर कुछ लिख भी रहा है तो मान लीजिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, उसको नहीं कुछ समझ में आना चाहिए कि मैंने ये बात बोली इसने लिख ली। अब वो कॉन्शियस है कि जनरली अच्छा इंटरव्यूअर होगा तो वो बहुत कम जॉटिंग करे, कदे कर फालतू चीजें लिख। नहीं तो जो नया नया इंटरव्यू सीखते हैं ना, लोग तो खूब लिखते रहते हैं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप उससे बात कर रहे हो ना, आपको याद रहेगा। और वो बस छोटी सी चीज बाद में धीरे से, when he has finished talking about it, तब आप धीरे से वहां पे ऐसे लिख देते हैं। एंड उसके बाद जब वो उस बात से परे जा चुका है कहीं आगे, फिर वापस बिल्कुल मुझे याद है कि मुझे पूछना, अरे मैंने लिखा जो है ऐसे देखूंगा तो मुझे याद आएगा ये भी है, and then I'll take him back. And once he goes back, then he will not recover. It is possible. So idea is that he should not be distracted neither by the periphery nor by the interviewing officer himself. That's why whatever he is writing is blocked, his legs are blocked. Generally interviewing officers are देखिए बहुत comfortable बैठते, कभी कभी थोड़ा इधर उधर भी करेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, है ना, वो दिखाएंगे कि आई एम वेरी कंफर्टेबल। आइडिया है ऐसे कई वीडियोस आप देखेंगे, हो सकता है आपने देखे भी होंगे मॉक इंटरव्यू वीडियोस में, कई ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं, नॉट नेसेसरी आई एम श्योर, वो चिल्लाने लगते हैं उस पर। हाँ, वो इंटरव्यू पे चिल्ला रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता है। इंटरव्यू का ये फॉर्मेट हो ही नहीं सकता है। कोई भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट चिल्ला के आप कर ही नहीं सकते। अब आप सोचिए कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गया है कोई पेशेंट, उसका साइकियाट्रिस्ट ही चिल्लाने लगे, तो बताओ तुम्हें क्या दिक्कत है, वो कभी नहीं बता, पर कभी हल्का सा डांटना या हल्का सा टॉन्ट मारना, कुछ भी नहीं। अच्छा, it means a moment you resort to such tricks, it means you do not know the art. अच्छा, जब इतने आर्टिस्टिक होते हैं, होने चाहिए कि बातों में बातें पकड़े उसकी और softly without him realizing. The moment he realizes he is under pressure, he will not give you anything. so if Being a couple, he is going. voices of interviewing officer or because of intimidating, sometimes the questions are intimidating, if a person feel a pressure, what you form, मतलब उस आप बच्चे से क्या चाहते हो, कैसा रिस्पॉन्ड करे? मैं बस ये चाहता हूँ, मैं मेरी उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो खुल के बात अच्छा, और अपने बारे में जितने, जैसे कि अब मेन समस्या क्या होती है, मेन समस्या होती है, एक समस्या कहाँ है, बस सर मेरे तो नंबर कम है, ऑफिशियल में ये चलता है, नंबर कम आए, मेरे नंबर कम आए, मेरे नंबर कम आए, अभी मेरे से पूछने वाले के नंबर क्यों कम आए, अब उसका वो तैयारी में लगा हुआ है कि चाहे जवाब तो उस चक्कर भी क्या करता है, वो झूठ बोलता है, वो तरह की झूठ बना लेगा जिनमें क्या केस में बना लेगा, सर एक्सीडेंट हो गया था, मम्मी बीमार हो गई थी, मुझे कुछ हो गया था, सच बोलो भाई। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा एकेडमिक क्या होता है, सर एक मैंने फ्रेम कर दूं जरा। एक्चुअली क्या होता है, 9 में चूंकि 10th में बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, 90-95 होते हैं, एंड सडनली 12th में 60% हो जाती है, ग्रेजुएशन भी से कम हो जाते हैं, ये नेचुरल बात है, किसी के साथ भी हो सकता है, जरूर नहीं है बच्चा खराब ही हो, बट उस सिचुएशन को हम सोचते हैं कि यार कुछ ऐसी बटरिंग करके ऐसा लगा दें कि मम्मी बीमार हो गई थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और हम चेप दें और एंट्रल ऑफिसर मान जाएगा। तो सर तो ऐसी बात याद है, तो अब क्या होता है आपके दिमाग में, क्या चलता है? दीदी मेरे दिमाग में तो बाद में चलेगा, पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये सोचिए। अब वो तो बेचारा इतना प्रिपेयर्ड है, डिफेंसिव, जिससे रिकॉर्ड है वो डिफेंसिव, हाँ, वो पहले से बैकफुट पे बैटिंग कर, जी, बैकफुट पे आप बैटिंग करेंगे तो आप कैसे मैच जीतेंगे? आप बैकफुट पे ऑलरेडी ही इज इन द एक्सप्लेनेटरी मोड, वो एक्सप्लेन करने के लिए तैयार बैठा है, उसकी कन्नु झूठ बोलता है, झूठ बोलता है तो उसका चेहरा उसका साथ नहीं देता, क्योंकि वो और 2 सवाल उस पे, 3 सवाल उस पे, 4 सवाल उस पे, अच्छा क्या हुआ था, तो कौन सी दवाई खाई तुम्हारी मम्मी ने,
सर दवाई तो याद नहीं। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, कौन से हॉस्पिटल में? बेसिकली वन लाई लीड्स टू अनदर टू अनदर टू अनदर. Right approach would have been, sir, well, I was very confused. I was preparing for JE also, NEET also, ND also, this also, that also. I could not cope up. I couldn't get good marks. And so after that, I decided to do graduation from here. And graduation में दिखा कि नंबर अच्छे हैं, तो जितना डिफेंसिव खेले, उतना एक्सप्लेनेटरी इंटरव्यू दे, उतना आपका इंटरव्यू खराब होता है और आपके हाथ से निकलते चले. तो डिफेंसिव मत होइए, झूठ मत बोलिए, सच को आप कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं उस पे काम. पर सर जिस तरह से आप बोल रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है मुझे ना वो हिंदी फिल्म का सीन याद आ रहा है. होता था ना ऐसे कि कोर्ट रूम में आते हैं, गीता लेकर आते हैं और बोलते हैं कि इस पे हाथ रखो, जो बोलोगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे. ये तो मुझे वो वाली फीलिंग दे रहा है कि बस तो सच बोल तो इंटरव्यू ऑफिसर तुम्हें सिलेक्ट कर लेगा. क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सच बोलिए और सच को प्रेजेंट करना सीखिए. अच्छा, आप सच को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. Then though I tried my best, I could not qualify. What happened? I tried my best and maybe something was lacking. My cheese part, maybe something wrong with the math. What happened? You couldn't clear even 3 times. Yes, I couldn't clear well. That. Now what is happening? You are not given up. You're still lively. You're still showing the light in your face. Getting a point? So, sir, I'm preparing and this time I've done this and next time sure I'll be able to clear. You didn't give up on doing cues. And the most important factor which you did not give up was liveliness and confidence. And if it is there in you, it will stay. पर जरा सर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ये कोई पैमाना नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड कर दूं. ऐसा नहीं कि जो 90% प्रेस भी लाया वो रिकमेंड हो जाएगा, उसका एसएसजी लेने की जरूरत नहीं. ऐसा तो नहीं है. 50% वाला भी रिकमेंड होगा, 90% वाला भी रिकमेंड होगा. दोनों के अपवाद भी हैं, दोनों नहीं भी हो सकते हैं. मतलब सवाल ये है कि मैं सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, बट एक्चुअली नॉर्मली किसी भी आप जॉब इंटरव्यू पे जाइए, आपके मार्क्स कहीं ना कहीं ये आकलन होता है कि वो इंसान स्किल वाइज कैसा है, या उसने कितनी मेहनत करी है, या एक तरह से एक मेहनती आदमी है वो कितना. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने 95% वाला 12th वाला खड़ा है, तो उसकी मेहनत दिख रही है, नंबर्स पे झलक रही है कि उसने डेडिकेशन दी है, रात बर्न करी है, उसने जलाई है, उसने हर एक कंसेप्ट को समझा है जो बहुत कठिन मानी जाती है. वहीं जो 50% से आया, 45% बॉर्डर लाइन से पास आउट हुआ है, आप कह रहे हैं कि आप उसे तक रिकमेंड कर देंगे. दो बड़े अलग पहलू हैं. हाँ, पहलू इसलिए अलग है कि 95% तो आए, यानी कि एकेडमिकली स्ट्रांग है, यानी कि मेहनती भी होगा, यानी कि डेडिकेटेड भी होगा, यानी कि फोकस्ड भी होगा. बहुत सारे पहलू मुझे दिख रहे हैं. परंतु बाकी के फैक्टर्स कहाँ दिख रहे हैं मुझे उसकी सोशल अडेप्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, मुझे उसकी कॉपरेशन नहीं दिख रही है, जो मुझे बाद में कभी दिखेगी कि आगे के इंटरव्यू में. अभी तक तो नहीं दिख रही. अभी तक तो मुझे ये दिख रहा है कि लॉजिकल बंदा है, इफेक्टिव इंटेलिजेंस ठीक है, इसका जो है डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, वो सब चीजें मुझे मिल रही हैं. व्हाट अबाउट माय, सपोज ही इज नॉट कॉन्फिडेंट इन पब्लिक, पॉसिबल. यू सी lot of IITians, they're not, probably not IITians, I mean lot of very good people who have done well in academics, they're scared of public speaking, they can't open up. That factor is mixing, power of expression is not there. He is not able to express himself. He has innovations in meeting people. He just can't meet people, or he gets scared meeting people. He is not happy in the crowd. He is more happy or more confident independently. Like that, with those qualities, he doesn't get the. अगर आपको सर कोई ऐसा केस याद हो जो आपके सामने एक IIT क्वालिफाइड बच्चा आया हो और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया हो, कभी ऐसा केस होगा? मुझे याद तो नहीं है, परंतु एक बात सोचिए, मेरे पास एक ऐसा केस जरूर है कि जिसमें एक लड़का है जो Amazon में है, and he was at a package of 46 lakhs. Oh my God. And he was to become a defense officer, and he was son of a GCO in army. Warrant officer in Air Force. Okay. तो आपको अपने आप में ही दिख रहा है कि ये बंदा कैपेबल है. Someone who is at 46 lakh at Amazon, and he turned out to be that way. तो आप जो कह रहे हैं ना कि जो ब्राइटनेस है वो शाइन करती है, वो बात सच है आपकी. कि जो बंदा अगर एक फील्ड में शाइन कर रहा है वो उसमें है बात. बट आई एम नॉट सेइंग कि दिस ओनली कैन बी द क्राइटेरिया. दिस कैन बी अ इंडिकेशन.
It may not be true. There is one more candidate, 1.8 lakhs के package पे है per month in Amazon. He wants to become a defense officer, and that person let the drop join defense services in Navy. तो दिख रहा है डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, ऑनेस्ट बनता, हर चीज उसकी उसी तरह से फाइन करती भी है, ये बात भी सच। परंतु ये अपवाद भी होंगे ऐसे हजारों जो अदरवाइज फिट नहीं है। मैंने तो कई लोगों को देखा है वो not able to speak openly in public despite being very academically strong. There is a person who is not academically strong at some point of time, but is otherwise very good. He is very highly social. He's confident. He's cooperative. Other things are shining, and now he is recovered. But let's say there was a setback, there was a dip. He is recovered well. He should be given the credit. That ओके अच्छा सर, मैं जैसे एक बात जिक्र में लाना चाहता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मैन में कंसिडर करा जाता है इलॉन मस्क। अगर आज की वीडियो से पहले कई सालों की वीडियो पुरानी देख ली जाए, जब वो थोड़े हाईलाइट पहने शुरू हुए थे 2012 2013, तो उनके ना बोलने के तरीके में बड़ी हिचकिचाहट आती थी, शायद आपने देखा हो। सो मुझे जरा एक थोड़ा सा, अगर आपने इलॉन मस्क तो आपने भी देखे होंगे, अगर आप उनकी थोड़ी पर्सनैलिटी को बोलने के तरीके से, और एप्पल के सीईओ जो रह चुके हैं स्टीव जॉब, दोनों के बोलने के तरीके से थोड़ा बता सकें कैंडिडेट में क्या डिफरेंस होता है, तो बड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। ये दोनों को सब को कह रहा है कि आपका सवाल पावर ऑफ एक्सप्रेशन की तरह है, बिल्कुल से रो नहीं जा रहा, क्योंकि मैंने कई ऑफिसर्स के मुंह से सुना है, अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन अच्छी है ना, जो 50% जॉब इज दैट। बट ये जो आपने कहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि विद द पीरियड ऑफ टाइम, हाँ, जैसे कि मान लो कोई बच्चा बहुत अच्छा नहीं बोलता था एंड वो फॉर्म में आ जाए, और विद द पीरियड ऑफ टाइम विच ही इंप्रूव्स, यस ही विल द प्रूफ पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज समथिंग व्हिच कैन बी ट्रेन्ड। बट पावर ऑफ एक्सप्रेशन में जो रुकावट है बच्चों की, वो सिर्फ इंग्लिश की, ये मिथ है। ना ही एसएसबी उस पर्सपेक्टिव से जा रहा है कि इंग्लिश बोलने वाले को मैं ले, ऐसा नहीं। पावर ऑफ एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स। अच्छा, यहाँ अरे होना चाहूंगा, मैं जानता हूँ 2 फैक्टर बताना चाह रहे हैं, पर इस लाइन को भी प्लीज ने ऐड कर दीजिएगा अपने आंसर में। क्यों ये कहा जाता है कि जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो गया उसका 50% जॉब डन हो गया? इस लाइन को भी प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिएगा इन 2 पॉइंट। हाँ, जिसका कम्युनिकेशन क्लियर है उसको एडवांटेज तो होगा। अच्छा, ये मैं देना नहीं, परंतु आप कम्युनिकेशन को इंग्लिश से लिंक मत कीजिए। ओके, आप कम्युनिकेशन को लिंक कीजिए थॉट प्रोसेस। अच्छा, सो पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी दो चीजों से, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड ईज ऑफ एक्सप्रेशन। Maybe the ease of expression in English is not there as of now. Basic English is there. You can express, you can speak, you can put some words into a sentence, but clarity of thought is good. So what you are making is sensible. You are able to, sensibly project. For example, PPT itself से अगर शुरू करो, if you have understood the picture clearly, and if you can logically present it, you're half of your business. So, जो जहां तक सिर्फ इंग्लिश का सवाल, वो तो आप बिल्ड कीजिए। मेरा सजेशन तो यही है कि आप कोशिश कीजिए कि माय इंग्लिश becomes better and better and better with every passing day. That effort should be there, but that should not be a topic point. You don't think that just because your English is not good, you won't make it. मेरे खुद के अपने ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बेसिक इंग्लिश बहुत ही बेसिक है, सैनिक स्कूल के बच्चे हैं, चाहे महाराष्ट्र से एक मेरा स्टूडेंट है नादेव, और बेसिक। सर यहाँ पर मैं आपको टोकना, थॉट प्रोसेस क्लियर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ठीक है ना, बट आई वांट टू आस्क अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन ओवर ही। इफ द रिपीटर कम विद अ पुअर इंग्लिश, रिपीटर 4th attempt 5th attempt, तब भी आप उसके लिए यही कहेंगे? बिल्कुल, रिपीटर तो सबकी गलत है, मैं तो रिपीटर सबके खिलाफ हूँ। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अरे कहूँगा डिटर्मिनेबल, तो पॉजिटिव बोले, रिपीटर क्यों बोले? चलिए, एक्सपीरियंस रेट है, बट उसको अपनी पहले गलती समझ में आ गई होगी ना कि इंग्लिश में अगर इंटरव्यू के लिए आ रहा हूं, मुझे इंप्रूव करके आना चाहिए। वो मांग ही रहे हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम का भी हूं, मुझे इंग्लिश इंप्रूव करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि मैं ऑफिसर बनना चाह रहा हूं, और उसके बाद भी उसकी इंग्लिश इंप्रूव ना हो, तो मतलब क्या रीजन बैठता है कि वो सेलेक्ट होगा? ये सिचुएशन तो आएगी ही नहीं ना, अभी तो स्क्रीनिंग डाला हुआ है हमने। ये सिचुएशन कैसे आएगी? वो अगर स्क्रीनिंग क्लियर करके आ रखा, हाँ, तो कोच देखना क्या किया है,
उसने 1 मिनट अपनी स्टोरी अच्छे से नरेट की है इंग्लिश में, उसके बाद उसने पार्टिसिपेट किया है इंग्लिश, तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू में ये समस्या आई सही बात। अब तो रियलिटी बट अगर फिर भी आ रही है टूटी फूटी है तो आप एक साथ बात समझिए कि ये एक लिमिटेशन है बट के मैं कितना भी मलयालम सीखूं मैं एक मलयाली की तरह मलयालम बोल पाऊं लाइफ टाइम चाहे मैं कुछ में ही रह जाऊं तो ये लिमिटेशन आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए डिक्शन का इशू होता है जैसे भी कुछ लड़के जो बांग्लादेश से उनका इंग्लिश होगा अच्छा परंतु एक एक्सेंट होगा एक टोन होगा दैट यू हैव टू एक्सेप्ट नॉर्थ इंडियन नॉर्थ ईस्ट वाले का इंग्लिश बहुत अच्छा होगा परंतु टोन तो अलग सा रहेगा तो इसलिए आपको लिमिटेशन ह्यूमन होती करनी चाहिए और वो करते भी है परंतु आफ्टर दिस स्क्रीनिंग वाला थिंग तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कैंडिडेट अचानक से आ जाए जो इंग्लिश ही नहीं बोल पा रहा मैं तो ऐसा इस वजह से यही लग रहा है कि काश ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर मेरा हो। ये तो बड़ा प्यारा इंटरव्यू ऑफिसर है, बड़ा रिलैक्स। काश ऐसे ही है देखो नाम क्या है इसका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सर्विस नाम ही है सिलेक्शन बोर्ड रिजेक्शन बोर्ड थोड़ा नाम है बिल्कुल बाबा सेलेक्ट कैसे करूंगा अगर मैं रिजेक्शन के बोर्ड में बैठा हूँ पर आप ही के सिलेक्शन बोर्ड में रिजल्ट 0 भी होता है, 1 भी होता है। That is, I am telling you, benefit of doubt is always with the candidate. ये मैं डे पेयर की आपको गाइडलाइन बता मतलब समझाइए। बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो कैंडिडेट के साथ रहेगा जब तक आपका असेसमेंट चल रहा है। अच्छा, जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं बेनिफिट ऑफ डाउट आप कैंडिडेट को देंगे। ये सच में सिखाई हुई बात है। मैं बात मान रहा हूँ। जब कॉन्फ्रेंस होगा जब कॉन्फ्रेंस होगा ना तब बेनिफिट ऑफ डाउट सर्विस को दे while assessment the benefit of doubt with the candidate ठीक है अच्छा ठीक है कोशिश की इसने नेक्स्ट गिव विचार इनफैक्ट आप अगर देखेंगे तो किसी को आप स्ट्रेट अवे डाउन भी नहीं करते जस्ट बिकॉज उसने ये बोल दिया तो डाउन हो गया वो सारे मैनिफेस्टेशंस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 5 मैनिफेस्टेशंस व्हेन वी गेट देन वी ट्राई टू पुट डाउन वन इट। एक बच्चे को मैं जो बंदा भी इस इंटरव्यू को देख रहा है या पेरेंट्स देख रहे हैं उनको आप हिदायत क्या देंगे कि उसको बेसिक तैयारी में क्या करना चाहिए? उसकी एसएसबी नहीं आ रही पर उसको बेसिक तैयारी क्या करनी चाहिए इतना मजबूत? 2 तक कीजिए फिजिकल फिटनेस पे जाइए। फिजिकल फिटनेस से मेरा मैं ये नहीं कहूँगा फिजिकल टेस्ट होने वाला है फिजिकल फिटनेस की ओर जाएंगे अगर आप एक रूटीन बिल्डअप करेंगे अगर आप रनिंग शुरू करते हैं फिजिकल फिटनेस से मेरा बॉडी बिल्डिंग से बिल्कुल भी मतलब नहीं बॉडी बिल्डिंग के मैं खिलाफ हूँ पर्सनल लेवल पे एट दिस स्टेज। अब बाद में जब आप फॉरेन अफसर बन जाए तब आप एज ए पैशन जरूर उसको कीजिए बट एज अ स्मॉल गो टुवर्ड फिजिकल स्टैमिना one it will help you to build up mental stamina you know about all these endorphin oxytocin serotonin all these chemicals they release when you do physical activities they make you feel positive vibrant physical activity बिलीफ सिस्टम को बिल्डअप कीजिए। आप पहले खुद को बोलना शुरू कीजिए कि मैं अफसर बन सकता हूँ। आप 90% ऑफ द टाइम खुद से ही नाराज रहता है। आप कहते हैं मैं उस बन जाऊँ मैं वो जो सेल्फ डाउट है ना ये बहुत बड़ा रिफ्लेक्ट करता है। एंड एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स जियोपॉलिटिक्स पॉलिसीज टेक्नोलॉजी इनोवेशंस उसका एनालिटिकल स्टैंडिंग डेवलप करना शुरू कीजिए ताकि जब आप बात करें तो लगे कि बंदे पे बात है। ये नहीं कि जापान की बात हो रही है तो इंग्लैंड के बारे में बोल रहा है इंग्लैंड की बात हो रही है तो रशिया के बारे में बोल रहा है लुकिंग लंडन टॉकिंग टू नहीं चलेगा। सेंसफुल बात की वो तरीके डेवलप हुआ जब आप एनालाइज करेंगे पढ़ेंगे और अपने आप को पेशअप करेंगे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है यहाँ तक की बात भी मान लेता हूँ बट इसमें थोड़ा कुछ और ऐड करना चाहें कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या कहना चाहेंगे आप? कम्युनिकेशन स्किल्स तो जरूर काम के और मैं खुल के बोल रहा हूँ इंग्लिश से आसान कोई भाषा है ही नहीं। मैं अपना बात आपको बताता हूँ मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ मेरे अगल बगल में कोई इंग्लिश बोलता नहीं था। आई एम हियर फ्रॉम दिल्ली आई वाज गवर्नमेंट स्कूल सरोजनी नगर एंड उसके पहले आदमपुर सेक्टर 12 में था कोई इंग्लिश नहीं बोलता था हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते थे। बट मैंने कैसे अपनी इंग्लिश सीखी तो उस समय दूरदर्शन था दूरदर्शन पे आधे घंटे का न्यूज का प्रोग्राम आता था मैं उनका एंकर का नाम भूल गया उन एंकर साहब देख के अगर मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ तो आज की डेट में तो आपके पास हजारों
यंत्र उपलब्ध हैं, यूट्यूब उपलब्ध है, क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, कई एप्लीकेशंस आ गए हैं, आप करके तो देखिए। इंग्लिश से आसान भाषा है, और इंग्लिश की तैयारी सिर्फ एसएसबी के लिए मत कीजिए, उसका आपको लाइफ टाइम यूज है। एसएसबी के बाद भी तो जीवन है, मान लीजिए नहीं हुआ तो क्या हो, कुछ और तो करेंगे ना, कहीं तो जाइए, जहाँ रहेंगे वो। मुझे पता है सर क्या लग रहा है कि आपके शब्दों से ना उन्होंने इंग्लिश को लाइटली ले लिया है। क्या उन्हें इंग्लिश को लाइटली लेना चाहिए? सर उनको लग रहा है कि यार एसएसबी तो इंग्लिश के बिना चली जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मेरा ये तात्पर्य नहीं था। तो मेरा तात्पर्य यह था कि सिर्फ इंग्लिश बाधा है कि जैसे पहले निकाल दीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारे बिहार में, यूपी में, एमपी में, सबर्ब्स में जो लड़के हैं वो एफर्ट ही नहीं डालना चाहते हैं, वो एसएसबी के लिए आना ही नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि एसएसबी में तो मैं जा ही नहीं सकता बिकॉज मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तो मेरा तात्पर्य उस तरफ था कि आप सिर्फ इंग्लिश पे चलते, अगर आपने आपको रोके बैठे हैं तो मत रुकिए। पहला तो मेरा मकसद ये था कि इंग्लिश में टेस्ट नहीं, आप थोड़ी बहुत तो कोशिश कीजिए, आप एफर्ट तो डालिए, आप बेसिक इंग्लिश तो बोलिए, और बेसिक इंग्लिश हिंदुस्तान में सबको आती है। और किसी ने कोई और सब्जेक्ट पढ़ाओ ना पढ़ाओ, इंग्लिश छठी से शुरू हो जाए। हाँ, और अगर आप ऐसा सब 5 मिनट में जब पेयर करके आ रहे हैं सीडीएस एनटी, तो आपको इंग्लिश तो आती, ग्रामर आता है, तो बचा क्या है। सवाल ये है, ये मेरा था। दूसरा था, will English help you in communicating? Yes. Will it help you in appearing confident? Definitely. Will it give you an edge over others? Yes. But now the reverse question, should it give you a negative edge if you are not confidently speaking, particularly in group discussion, for example? No. Why no? Because GTO is not looking at your English. You're looking at the extent what is speaking, the confidence with which you are narrating. Are you withdrawing or are you standing fast? Are you replying back with confidence? Are you able to, defend yourself? He's more interested in these attributes than just merely how beautifully you're putting it. It's look intent will matter more. So that is my. That's okay. Well, that's wonderful, sir. Let's move to the one of the most important part of the entering officer desk. वो होता है PIQ फॉर्म। आपकी डेस्क पे PIQ फॉर्म पहुंचता है, क्या और कोई भी डॉक्यूमेंट पहुंचता है? कि मानते हैं SDB पहुंचा हुआ है, ऐसे भी कई लोग मानते हैं। गलत। PIQ form is the only document in addition to that certificates. जो हम लेकर आते हैं विद द फाइल विच वी कैरी, वो अगर आप मांगे चाहें तो हमें देना पड़ेगा। या एयरफोर्स पे तो क्या होता था कि पहले से ही रखा रहता था। अच्छा। अदरवाइज आपका एक डोजियर सा होता है, एक फाइल जैसी होती है हमारे पास पहले से, तो उसमें बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें रहती है, आपके सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, और उसमें आपका पूरा PIQ के अलावा बोलता है ना, कितने बहुत सारे डिटेल्स आपकी रहती है। आज that is more than enough. Okay. So PIQ is the only, SD is not for IO, and IO doesn't need SD, but PIQ is also for psych. So reverse में सोचिए, साइकोलॉजिस्ट को भी आपको PIQ कि आपके PIQ का एक कॉपी साइकोलॉजिस्ट को भी दिया। So 2 कॉपी होती? क्यों दिया? अच्छा, तो 1 इंटरव्यूइंग ऑफिसर, 1 साइकोलॉजिस्ट। GTO के पास कोई PIQ फॉर्म नहीं आता? नहीं। क्यों चाहिए आपके पास? आपके साइकोलॉजिस्ट के पास आपका SD क्यों होना चाहिए? इसको वजह, बिकॉज ही कैन नॉट कम एंड टॉक टू यू ना, तो हाउ विल ही नो मोर अबाउट हिज PIQ? PIQ भी आप ऐसे भर देते हैं। आप PIQ को बहुत ध्यान से भरिए और साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से भरिए। IU तो डाउट क्लियर कर लेगा अपने आप से पूछ के, साइकोलॉजिस्ट कैसे करेगा? आप लिख देंगे फर्स्ट इन रनर अप, जैसे मान लीजिए आप स्पोर्ट्स में लिख रहे हैं बास्केटबॉल, represented school, runner up. What runner up? Even not know. So write that runner up in inter-school competition या intra-school competition या district level competition. आप उसके हिसाब से भरिए कि उसको समझ में आ जाए कि हाँ लड़के ने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला हुआ है, स्टेट लेवल खेला हुआ है, स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंटेशन है। He should get the clarity. अब आप लिख दे फादर प्राइवेट जॉब 40,000 rupees. What private job? है कि नहीं? He will not know. Till the time you write कि supervisor at Jindal Mills. No, he gets his father is a supervisor, must be a diploma, and that in education you can see and correlate with your background. कैसा है? Like sister is
MBBS, गायनेक है तो कहाँ पे है? गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है, उनकी सैलरी आप दिखा रहे हैं, वो साथ में रह रही है, अलग ये बहुत सारी चीजें उस पर ही कैन मेक अप अ मेंटल पिक्चर एंड देन SD will also help him to know you. So that is for actually psychologist. ओके, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, यहाँ से थोड़ा मैं PIQ फॉर्म को थोड़ा टेक इन करूँ। मेरे भी व्यूअर्स PIQ फॉर्म को देख पा रहे हैं। अब ये PIQ फॉर्म 2 पेज का होता है। अगर हम बहुत PIQ फॉर्म को ध्यान से देखें ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके माँ बाप, आपका करंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका सब कुछ उसमें है। आपके माँ बाप की एजुकेशन, आपके अचीवमेंट, आपके स्पोर्ट्स, आपका इंटरेस्ट, आपने कितनी बार SSB दिया है, कौन से अटेम्प्ट में आउट हुए, कहाँ तक गए हैं, कौन सी एंट्री, सब लिखा है, सब। और आम शब्दों में यूट्यूब पे मैंने मेरी खुद की वीडियो में मैंने उसे कुंडली कह के एम्फसाइज किया कि उसमें जन्म पंत्री है एक बंदे की, वो सब जान सकता है। अब मैं जानना चाहूंगा कि इस PIQ फॉर्म के ना एक ऊपर एक छोटे से राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उसमें OIR भी लिखा होता है, जो कि हम स्टेज 1 में लेते हैं, ठीक है ना। वो OIR का इंपॉर्टेंस और SSB पर्पस क्या है, वो स्टेज 2 में भी लिखा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेसिक इंटेलिजेंस का एक टेस्ट ही होता है, IQ लेवल का टेस्ट है ना। हाँ, बेसिक इंटेलिजेंस क्या है? OIR 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब उसका क्या फायदा हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए बच्चे का जो परफॉर्मेंस है एकेडमिक बहुत अच्छा नहीं रहा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, एकेडमिकली डाउन है, बट OIR 1 is indicating that he is a sharp guy. So while he was not able to score good marks in school or college, but he's mentally sharp. So you then definitely would like to have a sharper person. Some kind of impression. It's more so for psychologist also when he's analyzing it, who really gets an idea कि mind sharp है या दिमाग एकदम बोतर। तो फिर बोतर दिमाग वाले जनरली मैं 1, 3, 4 and 5 वाले OIR वाले मुझे नहीं स्क्रीन इन होते हुए। I don't think so. नहीं, वो नहीं होते होंगे सर, बिल्कुल नहीं होते होंगे। अच्छा, ये ना एक बात रिलेशन थोड़ा अगर आप उसमें रोशनी डालें कि आपके लिखे हुए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डोजे होते हैं रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के, वो टिल द सर्विस टाइम वो रहते हैं, उनको बार बार कभी ना कभी खोला जरूर जाता है टाइम के साथ। When I say dossier, I think you're meaning about the psychologist dossier. I am talking about your documents also, G2 documents also. I don't think Ulrich Officer is sending any document except for certain reports which he is made to write. Okay. In certain cases. Okay. I don't think we should discuss those cases. See, फिर भी सर मैं एक्चुअली ये SSB There is no other document that post. That's all. It's over. Conference is over. Every document is still for. अच्छा, ओके, वंडरफुल। अच्छा, अगर हम इस इंटरव्यूइंग ऑफिसर की जर्नी में अगर आगे जाएं, देयर इज अ चांसेस, मेरे को ऐसा लगता है कि यू पर्पसली टॉक वेरी सॉफ्टली टू अ कैंडिडेट फ्रॉम स्टार्ट, आराम से, कैसे हो, कहाँ से आए हो बेटा, क्या खाया सुबह आज, ठीक है, अच्छा लगा, स्टे कैसा था यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई बात हो तो बताओ, मैं उसको देखता हूँ। नाउ दीज काइंड ऑफ टॉक्स हैपन एंड सडनली नोवेयर बच्चा सब कुछ बोल पड़ता है आपके आगे। That's how the art of psychology is. Now, When you talk softly, when you allow a person to speak, he will end up speaking everything. And that is the art, you know. By shouting at him, you are only terrorizing him. He will not go out of his conscious mind. In conscious mind, he will not speak. He will speak consciously. Idea is to take him to his subconscious. From there, there is no control. So, now if we just go deep in this, a psychologist has an interviewing officer has a little limitation. Like you can't find the courage. आप बोलते बोलते कभी निकलवा सकते हैं, बट हो सकता है वो झूठ भी बोल दे। So what actual has the power of interviewing officer? वो क्या क्या मतलब पूरी तरह से जान सकता है आपके बारे में, क्या कितनी पावर है? You see, जो मनसा वाचक कर्मणा जो है ना, हाँ, ये जो कंसेप्ट है, ये बड़ा रॉन्गली अंडरस्टूड कंसेप्ट। प्लीज समझाइए सर। मनसा तो आप सोचते हैं कि साइक वाचक इंटरव्यू, कर्मणा जी को ऐसा नहीं है। तो मनसा वाचक कर्मणा फॉर ईच असेसर। अच्छा, यस, मन वचन कर्म। कर्म कैसे? जैसे कि मन में है वही तो बाहर आ रहा है। तो आपका अगर इंटरव्यू साइकोलॉजिकल होगा तो जो मन है, जो वचन है,
वो मन से ही है। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप वो सोच कुछ सोच रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं। ऐसा तभी हो सकता है अगर आपने इंटरव्यूअर को ब्लॉक किया हुआ है, यानी कि आप पर्पसली रटे रटाए सर्च दे रहे हैं, तब इंटरव्यूअर आपने इंटरेस्ट दिखा ही नहीं, बहुत जल्दी आपको थैंक यू बाबा बोलते। कर्म की बात, कर्म का बहुत कुछ टाइम इंटरव्यूअर के पास ओपन है एकदम। कहाँ से शुरू किया, जैसे कि आपने बोला अच्छा उसके बाद क्या हुआ, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, इसमें नंबर क्यों कम आया, इसके आगे क्या हुआ, उसके बाद क्या किया। अगर मान लो किसी ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया है, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम he realized and he started working and then he sees कि सर I've cleared procedure also, I've cleared CPF also, CP also, जो भी डाउट्स थे पहले के, कर्म की डिटर्मिनेशन नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, हार्ड वर्क नहीं हो, तो सब यहाँ पे सब्सक्राई हो रहा है ही नहीं हो रहा है। Each assessor will assess you from all the three angles. It's not that it is only for sight to read the man. No, आपका मन ही वचन है और आपका कर्म ही आपके आगे आगे बोलता है। इस चीज को समझ थी तो ये हमने क्या कि इंडियन कर दिया सिस्टम को, मनसा वाचा कर्मणा। अच्छा, नॉट दैट वे। ओके, So interviewer can let me know about the courage, as you said, courage of conviction. Courage of conviction. Did you stand for the right thing? वो बात करते करते बातें जब निकलती हैं, you come to know that this person stood up for the right thing. Or suppose his father was not there. That also demands a courage of conviction. What all things do you do about it? Suppose his financial situation was not good. What all things did you do about it? है कि नहीं? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बाहर आ रही है उसकी। रिस्पॉन्सिबल होगा तो करेगा, बिलोंगिंगनेस में दिखेगी। मान लो कोई वर्किंग कैंडिडेट है, पैसे कैसे खर्च कर रहा है, ऑफिस में निकल जाएगा कि करेज ऑफ कन्विक्शन है कि नहीं है, बिलोंगिंगनेस है कि नहीं है, एसओआर है कि नहीं है, कॉपरेशन है कि नहीं, अडेप्टेबल घर में ही दिख जाता है। तो the process is designed all the three in such a manner that holistic assessment is done. It's not possible that one of the IQs cannot be assessed by the other by this particular technique. It's not like that. ओके, फेयर इनफ। बट यहाँ से और रिपीटर के लिए लेकर आते हैं सर। मैंने सुना है कि रिपीटर से आप एक सवाल कंफर्म में जो पूछोगे ही पूछोगे, वो ये कि हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस अटेम्प्ट डिफरेंट फ्रॉम योर लास्ट अटेम्प्ट। तो ये सवाल का मैंने सुना है कि अगर बच्चा बहुत अच्छे से जवाब दे पाता है, अपनी बात को कन्विक्शन के साथ रख पाता है, तो काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं उसके रिकमेंडेशन के। I am sorry, I may not be able to tell you with conviction ki whether it lead. But let's understand ki what is the intent of this question. Where is this question leading to? ओके, Ki what changes have you made in this time? So what is exactly his attention to know is your insight. Basically, you came to SSB, you went back, you were not documented. What did you do after that? Did you do some introspection? Came to know about your weaknesses. Did you? If so, what are those? How did you work on those weaknesses? So what फायदा का मतलब ये है कि if you realize that this was missing in B, what efforts did you put? And if the person is honest, he will be able to tell. The last time I was not able to, I was very poor in conveying my ideas, particularly to Jeep talk discussion. I was not able to convey that. Or have you been able to do it? Yes, sir. So, for example, said I read about this. Can you tell something about it? So that it shows that the person has the insight. First of all, he understood the problem, and then he's worked upon it. So again, it shows determination, logical thinking, and all those factors. अच्छा सर, ये अगर थोड़ा जाए ना, एक तरह से ना आपका ना जो होता है ना पानी का बहाव होता है ना इन इसी टंकी से खुला हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नल खोला, तो जब नल खोलते हैं तो हल्का सा पानी टपकता है, थोड़ा और खुला तो उसका बहाव और तेज होता है, फिर पूरा खुल जाए तो बहुत तेज बहाव से आता है। मैं अगर इंटरव्यू देखूँ ना, मुझे कुछ ऐसे ही सा दिखता है। शुरुआत में जब स्टार्ट होता है, आप हल्के फुल्के से सवालों से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हो, कौन सी ट्रेन, क्या नाम था ट्रेन का, क्या खाया सुबह, ये सब। नाउ द मोमेंट यू स्टार्ट, यू गिव अ लिटिल विसल काइंड ऑफ थिंग। क्या? ओके शुभम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ इंटरव्यू फ्रॉम हियर and going to long for around 30 to 40 minutes, and we're going to talk about your family, your parents, and your education, other stuff, and I like to know more about you, so let's start. पानी का नल थोड़ा और खुला, पानी की स्पीड थोड़ी बढ़ गई है। Now from here the bombardment of the CIQ that's happened, but this bombardment I never seen or rarely seen in the case of repeater.
पर देखा गया है कि रिपीटर, अरे उससे सीआई की तो पता होता है, थोड़ा कुछ और चलता है या तो उन्होंने बता दी क्या होता है। किसी को सीआई क्यों पता, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट knowing CIQ and remembering answers will actually spoil his interview. ओके That is what I said ना, कि you are so over prepared, you're only thinking कि मैं तो इसका ऐसे जवाब दूंगा, इसका ऐसे जवाब दूंगा, you become defensive from the beginning. So knowing CIQ is not an advantage to you. Let me tell you. What is advantage is here is knowing yourself and being very comfortable with yourself. Like suppose for some reasons you could not do something. Let's say you couldn't clear serious. For last 4 attempts you're giving, you couldn't clear. No issues. Till the time you're comfortable with and doing reasonably explain, sir, I couldn't do it because I was not able to, devote my time. I was a working candidate. That was not fine. Right? So, fair enough. और अदर saying कि सर नेगेटिव मार्किंग थी तो मैंने तो जीएस पढ़ा नहीं, तो मैंने फिर आप क्या कर रहे हैं? आप उस क्वेश्चन के सवाल के जवाब में अपने आप को डिफेंसिव बनाए, डिफेंसिव मत बनाए। 50% 12th में लाने वाला बच्चा भी रिकमेंड होगा, जिसका आज तक एक भी रिटर्न नहीं निकला है वो भी रिकमेंड होता है। कोई सेट रूल नहीं। सवाल ये है आप कितने अपने आप से कंफर्टेबल हैं और कितने कंफर्टेबली अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर पा रहे। ठीक है। आपकी ये ओवर प्रिपरेशन आपको पे कर सकता। अच्छा, सवाल और मेरा बड़ा ही मुझे किसी ने बोला था, मुझे साल था 2011, आई वॉज इन द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनडीए, और एनडीए जस्ट निकल के ही चुका था मेरा। मुझे एक बार एक इंटरव्यू ऑफिसर बोला, शुभम रिमेंबर वन थिंग, इंटरव्यू इज नॉट ड्राइव बाय द इंटरव्यूअर, इट इज ड्राइव बाय द कैंडिडेट हु इज इंटरव्यूइंग इट और हु इज गिविंग द इंटरव्यू। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, शायद मैं थोड़ा अटक गया था, कि जो इंटरव्यू you got the point, I like to say for the viewers, कि उनको एक बात समझ में आ जाए कि जो इंटरव्यू होता है वो कभी भी इंटरव्यू के द्वारा ड्राइव नहीं करा जा रहा होता, वो उस कैंडिडेट के आंसर के द्वारा ड्राइव करा जा रहा होता है जो वो दे रहा है। Am I right? मतलब जो मैंने बात सुनी, क्या वो सही है? इसको हम लोग कहते हैं पिकिंग अप द क्लूज। ओके, तो जरा थोड़ा समझाइए सर, ये क्या है, मतलब ये स्टेटमेंट तो ऐसी वो कई बातें कर जाते। अच्छा, अनायास ही कर सकते, जो आपको समझ नहीं आता उस समय अभी क्या बोल गए, परंतु आप बहुत सारा हिंट दे जाते हैं, उन हिंट्स को पकड़ना। तो व्हाट यू मीन टू से इज योर आंसर्स डिसाइड द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस दे डू। योर नॉट आंसरिंग आल्सो डिसाइड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सो डू यू हैव द चॉइस नॉट टू आंसर? नो। शुड यू स्पीक ओपनली? यस। हाउ ओपन यू शुड बी? एज मच एज यू कैन। Should you prepare your answers? No. Should you prepare yourself? Yes. How? Just try to be comfortable with yourself. Do what you're supposed to do at that moment of time. You might not have cleared IIT, no problem. You might not have cleared NEET, no problem. At this point of time, if you're saying that my aim is to clear CGL as not an option, we show some improvement in that. So, sir, I have cleared my prelims. I cleared my prelims in 23 also. I have cleared my prelims in 24 also. I've checked the HRP. I will be clearing it. Now I'm preparing the law. How are you preparing? So that how are you preparing? Is it with you or not? If you are really doing it, you will be able to convince me, sir, I'm doing this, I'm doing this, I'm going to a library, I joined this course, I'm doing this course, and I'm doing PYQs, and I'm getting a good score, and I'm sure I will be able to play the match. I will get convinced by it because you're giving me the logical build-up of your answer. But if you're not able to, if you're not preparing, you will fumble and you will give me so many clues. I'm not preparing. What's stopping you? Then again you will go to, because moment I'm putting a question with takes you to your backlog पीछे, आप उतनी बार बैकफुट पे जाओगे maybe. ओके, फेयर इनफ। अच्छा, मुझे एक बात और मुझे याद है, साल था 2012, I met an interviewing officer in Gurgaon. He said, Shubham, PIQ form has a limitation that जब तक आपकी फॉर्मल एजुकेशन चल रही होती है ना, तब तक का वो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे से रख सकता है। चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन करी हो, वहां की जितनी भी आपने एक्टिविटीज करना बहुत अच्छे से हो सकता है। एंड वहां पर अगर आपने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं किया ना, तो इससे घबराने की बात नहीं है कि आप उस वक्त स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नहीं थे, उस वक्त आप पढ़ाई में अच्छे नहीं थे।
बट ये आपके जब इंटरव्यू में आप बताने जाएंगे तो आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो आज की अपनी जिंदगी को, ये बड़ा मायने रखता है कि का सिलेक्शन कैसा होगा। बिल्कुल सही। मान लीजिए किसी ने नहीं किया स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बट अभी टीसीएस में काम करे सर, और टीसीएस let me just make the situation worse. A candidate has a 60% class 12th, 60% in class 10th. Graduation pass with 55%. Not very good. Somehow also did the post graduation. चलिए पोस्ट ग्रेजुएशन हटा देते हैं वरना सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे। सो ग्रेजुएशन ऑल्सो डेट फॉर्म 55%. ही वांट टू जॉइन आर्म फोर्स। लकीली एसएससी टेक एंट्री जो होती है वो 50% कट ऑफ के साथ आई और आपके सामने हो बैठा। 2 साल की नौकरी कर चुका है। अब ना तो उसके पास स्पोर्ट्स है ना उसके पास एजुकेशन। नाउ उसके पीआईक्यू फॉर्म में बहुत कुछ नेगेटिव ही दिख रहा है। ऐसा लग रहा है यार कैंडिडेट कुछ करता नहीं था, बड़ा आलसी था। बट ही कम अप विद द कि यार आई कम अप विद द फिटनेस एंड आई वर्क हार्ड नाउ इन माय कंपनी एंड मे बी अ प्रमोशन इज ड्यू फॉर मी। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर लुकिंग? कैसा है वो बंदा? इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं सवाल। अभी 2 साल से वो काम कर रहा है। हाँ। अब 2 साल में क्या किया उसने? मान लीजिए वो इन्फोसिस में। हाँ। इन्फोसिस भी बहुत सारे इवेंट्स कराता है। टेक्निकल इवेंट होते हैं, वो टेक्निकल बंदा है, उसने कर रहा है कुछ, उसने कोई इवेंट में पार्टिसिपेशन किया। अब तो उसके पास मौका है। मान लीजिए नहीं था मौका, अब है। अच्छा उसमें भी स्पोर्ट्स होता है, वहां पे कहीं पार्टिसिपेट किया, चलिए वहां पे भी नहीं किया। मान लीजिए उसको मौका नहीं मिला था बट कई बच्चे जो है ना आफ्टर जॉब दे स्टार्ट रनिंग मैराथन्स, देखिए अब उसके पास मौका है इसलिए यूज किया है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर लिमिटेशन हम खाली कॉलेज तक ही रखेंगे, ये गलत है। हो सकता है कॉलेज तक कोई बिहार का लड़का है, कॉलेज में नहीं होता भाई ये सब, बहुत देहात टाइप के स्कूल से है, नहीं होता स्पोर्ट्स, हमको पता ही नहीं होता, तो नहीं मौका मिला अब अगर उसने यूज किया। So person better you become a TD is the selection criteria of your tomorrow. Am I right? Okay. You see, there were people who did get opportunities. Like I myself can tell you, I'm a government school product in Delhi. I never played any sports. So what? Never played any sports. Like गली क्रिकेट छोड़ के हमने कोई गेम खेला हमारे स्कूल में था ही नहीं। और डीपीएस आकेपुरम में था, वहाँ जस्ट बाउंड्री थी डीपीएस आकेपुरम और सेक्टर 12 गवर्नमेंट स्कूल के, अभी पता नहीं क्या नाम है उसका। और देखते थे वो लोग स्पोर्ट्स ड्रेस पहनने थे, हमको समझ नहीं आता कि ड्रेस लाते कैसे हैं। और फुटबॉल में पहन के हम लोग ऊपर फुटबॉल ग्राउंड था, ऑन फुटबॉल खेलते थे। They had the opportunity, we didn't have the opportunity. But after joining service, I played so much. I played squash, I played badminton, I played golf, I did swimming. No, what else? Whatever opportunity was given, I utilized it. If there is no opportunity, you can't use it. As simple as that. अब जो बच्चा बहुत ही बेसिक घर से आ रहा है वो कैसे स्विमिंग करेगा स्विमिंग पूल में जाके? कहाँ से लेके क्या आएगा वो इतने सारे गियर्स एंड ऑल दैट? कहाँ से लॉन टेनिस खेलेगा? तो ये तो आपने कैसे इस संभावनाओं को विस्तार किया अपने आपका जो ओरिजिनल सेल्फ था उसको बेटर करने में। ओके वंडरफुल सर। सर इसमें ना मुझे साल 2014 और याद आ रहा है, बड़ा ही कमाल के साथ था सर। 2014 था मेरे बीटेक का सेकेंड ईयर। वन इंटरव्यूइंग ऑफिसर आई मेट, वो मेरे कॉलेज में आए थे, फॉर सम रीजन आए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या था, बट मेरी उनसे बात हुई और वो ऐसी बात करते करते हम फ्रेशर से रिपीटर पे जंप कर गए थे, जिन्हें आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट कहते हैं या परसिस्टेंट डिटर्मिनेशन वाले कहते हैं। और उन्होंने कहा कि पता है लोगों को मानना है कि हम नफरत करते हैं रिपीटर कैंडिडेट से, कि हमें सेलेक्ट ही नहीं करना, बट ये झूठ है। कैंडिडेट है, अगर वो क्वालिटीज रखता है तो मैं जरूर लूंगा। हाँ ये बात हो सकता है कि वो मेरे लिए एक ऐसा जरूर है जिसने उस माहौल को देखा है, वो जानता है सब क्या है। अब तो ये बात भी एप्लीकेबल नहीं है। अब ये भी 2014 में यूट्यूब आ गया और बाकी चीजें आ गई, कोचिंग इतनी सारी अकेडमीज है, सब में वो सब बना हुआ है। तो फ्रेशर है बीटर का तो मुझे डिस्टिंक्शन अब समझ नहीं आता है। फ्रेशर हम पहले इसलिए करते बिकॉज जो फ्रेश होता था कैंडिडेट वो फ्रेश एज ए फ्लावर होता। अच्छा, उसको पता ही नहीं था कि होने क्या वाला है। हाँ, और ऐसे ही आता था और ऐसे ही रिकमेंड होकर चला भी ना, पता ही लग रहा। आइडिया वाज कि to protect the candidate from the influence of the experienced members in the group. ओके। एक्सपीरियंस वाला क्या करेगा? हाँ, यार जब पट्टा बल्ली उठाएगा
अल्लाह बता रहा है, ये बेचारा परेशान होता है, ये दर्द से समझ में नहीं आएगा इसको हो क्या रहा है. So idea was to help him, not to discredit the repeater. तो ये वर्ड गलत करें. हर एसएसटी हर बंदे के लिए एक एकदम नया तजुर्बा है. हाँ. और ही इज फ्रेश एज ऑफ कार एज फार एज क्या बोलते हैं एसेसरीज का नजर. सो ये जो डिस्टिंक्शन है फ्रेशर रिपीटर, इट इज मोर टू हेल्प द फ्रेशर फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ रिपीटर. बिल्कुल. अच्छा, मैं उनकी बात कंप्लीट कर देता हूँ. तो उन्होंने बोला कि हमारे पास रिपीटर आता है और वो ना अलग हो जाता है. क्यों हो जाता है? जैसे मान लो 3-4 बार रिपीटर बन चुका है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी हो जाती है, काफी हद तक अच्छी हो जाती है और उसको ना प्रेजेंट करना आ जाता है. पर वो हर चीज पे क्रीम पोतने लगता है, हर चीज को पोत पोत के दिखाने लगता है हमें. वो बड़ा इरिटेटिंग होता है. मुझे बोलने लगे वो इतना इरिटेटिंग होने लगता है कि हमें लगता है कि तू हाथ जोड़ लो, चले जा भाई तू मत. ठीक है, अब मैंने कहा सर मैं नहीं समझ नहीं पाया आप क्या क्रीम पोतने की बात कर रहे हो. तो उन्होंने कहा ऐसा होता है कि हर इंसान को समझना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डैमेज प्रोडक्ट आया, ठीक है. अब मैं डैमेज प्रोडक्ट में उस कमी को मैंने बता दिया, मैंने उसे वापस दे दिया कि ये कमी है, ऐसे ठीक कर लो. ठीक है, वो ठीक करके लाया तो पुरानी वाली कमी तो चेक करूंगा ही करूंगा, पर कुछ और कमी नहीं है वो भी तो चेक करूंगा मैं. जो रिपीटर होता है वो ऐसा करता ही नहीं है. वो उसी को पोत पाक के ले जाता ठीक करा के जैसे तैसे और दोबारा आके मेरे सामने खड़ा हो जाता. बिल्कुल ठीक है, यही तो प्रॉब्लम है ना. पोर कोचिंग यही तो है. पोर कोचिंग क्या है? ये सवाल आ रहा है, ये जवाब दे दो, इसको थोड़ा ऐसे दे दो. This is what is to be avoided. You have to go to the crux of the problem. You have to understand the problem and work on it. As you said, the interview is today, it starts from today. So maybe things were not good in behind. Like a candidate है, मोनीस अभी चला गया OTA में. 19th attempt में recommend हुए. So definitely he has worked upon his weaknesses. And that is what made him get recommended. So people who will realize to work on the weaknesses, they will definitely make it. Those who will try to polish the weaknesses and present in a different way, they will copy it. पर कोई ऐसा रिपीट जिसने आपको बड़ा इंप्रेस किया हो, अरे यार ये पहले क्यों ना रिकमेंड हुआ. ये जहन में आता है बहुत बार, परंतु उस समय ये समझ में अभी आता है कि इंटरव्यूअर ने जिसको नहीं डाउन किया. फिर भी सब कहानी तो आप अगर बता दें तो तब मजा आएगा. ये तो ऊपर ऊपर की चेरी टॉप हो गई. ऐसे क्या कोई कहानी बताऊं? अरे कहानी तो मेरे पास बहुत है. चलो मैं एक कहानी सुना देता हूँ. मेरा एक स्टूडेंट है, हाँ नाम मैं उसका नहीं लेता हूँ, वो आरती पे. So let's call him स्टूडेंट एक्स. ओके. तो स्टूडेंट एक्स जो है वो बॉम्बे का लड़का है और बॉम्बे में पला बड़ा है. टिपिकल बॉम्बे वाला लड़का है, बट है वो तमिल. अच्छा. तमिल लड़का है, बॉम्बे में पढ़ा लिखा है. फादर उसके छोटा मोटा कुछ कारोबार करते थे. उसको फौज से कुछ लेना देना था ही नहीं. और पढ़ने चला गया चेन्नई. चेन्नई से एयरपोर्ट में आया बैंगलोर. बैंगलोर में उसने पहली बार जहाज देखे और जहाज देखते बोला कि अब तो मुझे फौज में जाना है. तो ये कोई जो हम कहते हैं ना कि बचपन से तुम्हारा मत नहीं चाहता, इंडियन नहीं दिया तो फलाना नहीं दिया, नॉट एप्लीकेबल. All of a sudden he decided कि now I'll try. Oh, sir. At his branch is aeronautical engineer, so that's why he must have come for the air. तो अब वहां से जर्नी जो शुरू हुई तो बहुत सारे बैकलॉग्स भी, इंजीनियरिंग मस्ती खोर, सब टिपिकल बम्बा लड़का. तो बैकलॉग्स भी हैं, कोई रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, बट बहुत सारे एसएसबी आ रहे हैं. एनसीसी से आ रहे हैं, एनसीसी का वो टीजीसी से आ रहे हैं, एसएससी टेक से आ रहे हैं. तो एनसीसी टीजीसी एसएससी टेक एसएससी नहीं चलता जा रहा है. तो साल में वो 10 इंटरव्यूज दिया, तो 5-6 तो दे ही रहा है. एसएससी ने भी शायद नहीं था या उसके ब्रांच में नहीं था. तो ऐसे देते. Then when he met me, then there was lot of issues, then lot of understanding issues, because what happens कि when you go through this process, आपकी अपनी धारणाएं बहुत बन जाती है. मुझे इस बार ऐसे करना, मुझे इस बार ऐसे करना. ऊपर से आप वीडियो देख लेते हैं और वीडियो में देखते हैं कि गप चिल्लाना लग रहा है, उठा के मार देगा कुछ. तो और डिफेंसिव इंटरव्यू और उसी तरह से डिफेंसिव परफॉर्मेंस इन साइकोलॉजी उस तरह से था. धीरे धीरे करता रहा है. तो ये उसका धीरे धीरे अटेम्प्ट नंबर 19 आया. तो बाय द टाइम 19th अटेम्प्ट आया तो ही हिमसेल्फ स्टार्टेड गेटिंग द फीलिंग कि अब मैं रिकमेंड हो रहा हूँ.
he himself started becoming the natural version of himself. Started accepting, yes, sir, I was not understood. Yes, sir, I had no information. Yes, sir, I had no clue about many different sources. I did not. So he used to call me after that. So this happened. And feeling better. Then in 20th attempt, what happened is waiting period was long. So I told him this is a good indication you are on the right path. 21st attempt, 20 period was even longer. Still not recommended. 32nd attempt, he got it. So this progression happened over a period. Ajay was working in airlines. He was in a good position. Now he's working. He was managing review only using Leaf Assist. Now he's recommended and director for TDC. Okay. को टीकू में रिकमेंड हुआ और उसके बाद मेडिकल के लिए गया. अब देखो इतनी मेहनत से बंदा आया, इतना तप किया उसने, बट एज द लक वुड हैव इट मेडिकल में अटक गया. मेडिकल में क्या अटका, वो एक अलग सी बीमारी होती है, वो कैरिंग एंगल नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, कुछ अलग सा है वो कैरिंग एंगल अटक गया. तो अब देखिए इसका डिटर्मिनेशन देखिए. कहीं से पता चला कि एक फिजियोथेरेपिस्ट समवेयर इन कानपुर और नोएडा 1 महीने के उसका लापता ये थी. अब एयरलाइंस ने बोला भैया तुमने बहुत कर ली मस्ती, बहुत तुमने छुट्टियां ले ली, अब अगर तुम छुट्टी जाओगे तो हम तुम्हें नौकरी से डाल देंगे. इसमें इतना गट्स था, इसने नौकरी छोड़ दी. बहुत पुअर फैमिली से रिजाइन कर दिया. 1 महीने के लिए चला गया वो. 1 महीने फिजियोथेरेपी किया, वापस आया अश्वनी में, वहां पे as the luck would have it. Yet. Now everything is good. Medical is also done. Fit. I'm retired. It's all engineering. Too good. But we can see it is. अरे Embarrassed. Again very sad. Now मतलब इतनी नजदीक जाके इतने पहाड़ और ये नदियां पार करके और यहाँ पे आके अटक गया. Very sad and started applying here. Got a job also in the airlines. अब वो जॉब नहीं मिल रही थी, वो जॉब बहुत अच्छी लोअर लेवल की जॉब थी, वो भी बॉम्बे में नहीं, लॉर्डन सॉरी दिल्ली में तैयारी कर रहा था. अब जैसे कि परसों जाना है दिल्ली ज्वाइन करने के लिए. बहुत दुखी होता, तो मन से दुखी. एंड अटेम्प्ट्स भी ऑलमोस्ट ओवर हो गए. अच्छा नहीं था उसका मन भी, वो ही गॉट डिसहार्टेंड. दिस टाइम ही गॉट डिसहार्टेंड. वो 22 अटेम्प्ट में डिसहार्टेंड नहीं हुआ, बट इस टाइम ही कुड नॉट बी. देन अचानक से उसको एक फोन आया. कहाँ से है? रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट से. कि देखो तुम्हें हम उसमें तो नहीं ले पाए, वैकेंसी दिखता, एसएससी टेक में जाओगे क्या, वैकेंसी नहीं ले. टीसीसी का है. सो टीसीसी में बहुत बड़ा फायदा होता है कि अगर टीसीसी में आए हुए नहीं जा पाते हैं तो आपको ओटी भेज देते हैं वो. या तो उन्होंने इसको बोला पर जल्दी उसको ईमेल आया, फिर गया राजभोग. अच्छा उसको इन्फेंट्री में जाने. अच्छा. और नहीं तो लक वुड हैव इट वो एसएससी टेक में जाके भी इन्फेंट्री में चलाई. बहुत बढ़िया. तब इन्फेंट्री में. एंड नाउ ही इज इन जेके एंड ही इज फीलिंग. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जी पर सत्य से नहीं हूँ तो धीरे न कछु सत्य हूँ, और सच्चा प्यार सच्ची मोहब्बत है. अच्छा सर, मैं ना एक बात पूछना चाहूंगा, पता नहीं आप इसको कैसे देखेंगे, पर मैं सुनता हूं कि डिप्रेशन वर्ड बड़ा ही कॉमन वर्ड, चाहे हनी सिंह के मुंह से आजकल हम सुन रहे हो या किसी और आदमी के मुंह से सुन रहे हो, डिप्रेशन सो बहुत कॉमनली बात कर रहे हैं. सो डिप्रेशन तो पार्ट ऑफ एसएसबी भी देख रहा होगा कि यार बंदे डिप्रेशन से आते हैं, और एक बंदा बोलता है कि मैं डिप्रेशन से आया हूं, मैं वहां से बाहर निकल के आया हूं सर, और मैंने अब अपनी जर्नी को दूसरी तरह से देखना शुरू करा, अपनी लाइफ को. तब किस तरह से देखना है? क्योंकि मैं तो बच्चों के हाथ में, मतलब मेरे टाइम पे भी था, आज भी होते हैं, हाथ पे कट्स होते हैं. क्या हाथ तो नहीं देखते, बट इनमें से तो पता लग ही जाता है आपको क्या सत्य है क्या झूठ है. मान लीजिए किसी का हार्ट ब्रेक हुआ, हाँ, और दिल पे चोट लगी थी और अब बुरे दौर से गुजरे थे और आपका we went into a state where, तो मुझे लगता है ये वो बहुत बड़ी समस्या होनी चाहिए, provided you have been able to come out. Now whether you have been able to come out of it, that is more important. So you feel bad. आप कोई पशु तो नहीं है, या आप
पत्थर तो नीचे आपने पुश नहीं तो बुरा लगेगा। सवाल लूटे हाउ आर यू नाउ हैज मी वांट टू कम आउट ऑफ ये आपकी बातों से और उस संदर्भ में जैसी बातें होंगी, जैसे कई बच्चे कैसे इंडिकेशन दे सकते हैं मैं बता देता हूँ। तो जनरली बच्चे बोलते हैं कि सर आई डू नॉट ट्रस्ट और माय फ्रेंड सजेस्ट मी कि यू शुड नॉट ट्रस्ट पीपल ऑब्वियसली एक्सोप्टी। सो अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ क्लोज टू बिहेवियर, ये प्रो में क्या है, अब मैं इसको कब यूज करूँ मेरे पे, मेरी इमीडिएटली ना करूँ वो तो वही पे मैं छोटा सा लिख दूंगा ट्रस्ट इशू। क्यों है ट्रस्ट इशूज? जनरली किसको ट्रस्ट इशू होते हैं? जनरल ट्रस्ट इशू उनको ही होते हैं जिनका थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ हिला होता है। सेल्फ बिलीफ हिलने के बहुत सारे कारण, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कारण वही निकल के आए। तो वो पे बात है, बट इफ ही हैज कम आउट ऑफ ही शुड नॉट बी पेनलाइज्ड। मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है और मोहब्बत पे धोखा खाना भी गुनाह नहीं है, बट धोखे नहीं रहना और उससे बाहर ना निकलना ये फिर एक मेंटल एंड एंजाइटी डिप्रेशन और मेंटल इंसिक्योर जा सकता है। बट इफ यू कम आउट अ बिग क्रीप तो के दाग अच्छे हैं। अब शर्ट सफेद शर्ट टांगनी थोड़े ना अलबादे भी, एक आधा दाग लग गया तो आगे बढ़ा। ओके, वन मोर थिंग सर। ठीक है सर, मैं जानता हूँ जिसका जवाब आप क्या देंगे, पर मैं थोड़ा सा ना एक्सट्रीम लेवल पे जाना चाहता हूँ एंड मैं इसकी इंपॉर्टेंस बहुत हाई लेवल पे समझना चाहता हूँ कि है क्या। वो है जीके, करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स। ये बात सच है जिसका आईआईटी का एग्जाम था कल या किसी का कुछ इमरजेंसी थी, उसकी करंट अफेयर शायद उतनी तैयार नहीं होगी, पर एज ए इंटरव्यूइंग ऑफिसर उसके लिए करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस कितनी है और वो रिपीटर के तौर पे कितनी है। ये रिपीटर एज मतलब जब फ्रेशर आया करंट अफेयर्स का कोई मतलब, पार्डन सर, इंटरव्यू ऑफिसर के लिए करंट अफेयर्स का कोई मतलब नहीं है। पूछा तो बहुत जाता है, जीडी पूछा था, पॉलिटिक्स पूछा जाता है। ये सवाल सही है कि पूछा जाता है, उसका एक ही मतलब निकलता है, एक ही वर्ड जा सकता है एंड दैट इज रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में दो तीन एलिमेंट्स हैं जैसे कि है इंक्वायरिंग एटीट्यूड, हेल्दी क्यूरियोसिटी, आर यू अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। नाउ इफ समवन इज सेइंग सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएस, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस दैट फलाना ढिमका, how come you're not aware what is happening around you, then you're lying there. So it is not that his knowledge will define it, it is that his knowledge might indicate something which he has said earlier. So if you go by the format in CIQ, there is no GK question. In the end of the CIQ and in the end of the interview, he may ask some questions. But therein, if he is asking, he will not ask, he will rather seek your opinion. For example, the question cannot be what is the capital of France. This is not a question which I will ask. He will say, what do you think is the relevance of France in the current modern economic policies? And do you think India and France are record kind of relations? He is seeking your opinion. Have you developed that kind of opinion mind? But JK का बहुत बड़ा मतलब है GK का। जब डिस्कशन होगा आपको अगर पता ही नहीं होगा तो आप बोलेंगे, आप हवाबाजी करेंगे, आप अपने इतने सारे गुण दिखा देंगी जो आपने सोचे भी। अच्छा, मैं तो आपको पिकअप करना चाहिए, एनालिटिकल रीडिंग तो जोरदार होनी चाहिए। आप रिवर्स में चलते हैं, मान लीजिए आपका जीके बहुत है, यू कैन डेफिनेटली इम्प्रेस if the question comes and if your opinion is very sharp but full and you really know the subject, सही हो, so 80 नंबर ले रहा हूँ, 90 इम्प्रेस हो, इट कैन हेल्प, इट कैन, मतलब वो चेरी लगाने का काम है, पर केक देना चेरी के भी खाएगा तेरे अंदर तू पूछ सकते हो। हाँ, तो बेटे देयर इज अ चेरी, देयर इज अ टॉप केक फर्स्ट। हाँ, केक यार अब तो चेक कर, तो ये सब एक है तो चेक फिर है, चेरी लग सकती है, तो बिना चेरी के क्या हो सकता है। चेंजिंग टेक्सचर एट पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, यूज इट बैक बिकॉज़ कंटेंट डिफाइंस योर कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंटली जीके में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे जब पता नहीं है बात क्या करना है, लुकिंग रन टॉपिक को क्यों कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, लग रहा है आज बहुत अच्छा जीडी कर रहा है, कुछ नहीं, तुम चलो इतना अपने आप को एक्सपोज करके आ जाओ, पता भी नहीं। एंड वहीं से शुरुआत हो गई वीडियो की, उसको पहला इंप्रेशन ही तुम्हारा जो है वो रशोई के आगे। अब सर एक बात मैं आपके सामने जिक्र लाना चाहूंगा, साल का 2016 और मुझे इंटरव्यूइंग ऑफिस मिले थे
उन्हें कहा था वर्स्ट थिंग अ कैंडिडेट कैन डू इज कि उसे पता नहीं है और उसने उस पता नहीं ना होने को उसको झूठ में कन्वर्ट कर दिया, फॉल्स बोलने लगा। उसे पता नहीं है ब्रिक्स क्या होता है, बस हवाबाजी में ब्रिक्स के बारे में बोलने लगा। वो उसके लिए वर्स्ट है। उसके फादर से उसकी बहुत चीज बातें नहीं हो रही हैं, पर उसने बोल दिया कि हाँ बहुत बढ़िया बातें होती। वो वैसी बातें बोल के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा होता है, और ये रिपीटर बहुत करते हैं। इज इट ट्रू? या बिल्कुल कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। झूठ जब आप बोलेंगे ना, तो आप एक बात समझिए कि आपको याद रखना कि झूठ बोला था। और इंटरव्यूअर इसी पर कभी भी तपाक से नहीं रोकता, नहीं रोकेगा। चाहे इंटरव्यूअर होगा ना, वो नोट करके रख, बिकॉज ही वुड कम बैक एंड देन यू विल नॉट रिमेंबर व्हिच इज पॉसिबल। सही तो ये झूठ जो है बोलिए मत, सच जितना आप बोलेंगे उतना आपका कंफर्टेबल और इजी इंटरव्यू होगा। जितना झूठ बोलेंगे उतना आप याद रखिएगा, उतनी चीजें सबको याद रखनी है। एंड योर इंटरव्यू इज देयर इन द कॉन्शियस, इट इज ऑलवेज इन सबकॉन्शियस एंड इट्स सबकॉन्शियस टेक अ पॉइंट नॉट किल। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू दे के बाहर निकले हैं, आप पूछिएगा उनसे, दे नॉट रिमेंबर, they cannot. Why they cannot? Because they were not in that conscious state. It was not something that they were experiencing. This was something they were, they were not in that state of mind. तो अब इसीलिए एक शब्द है, इसको हम लोग कहते हैं इमोशनल कैथारसिस। इमोशनल कैथारसिस का मतलब यही है कि वो चीज है जो दबी हुई है यहाँ तक चाहे बात कभी निकली ही नहीं है, कभी नहीं निकली। बेस्ट फ्रेंड के सामने भी नहीं निकली, गर्लफ्रेंड के सामने भी नहीं निकली। वो इंटरव्यू रहते, और वो जो भारी से जो रोड होता है वो बाहर आता है और ऐसे में रो पड़ते हैं। और वो जो रोना है वो थेरेसिस है, वो एक रिलीफ है। यू फील रिलीव्ड आफ्टर द इंटरव्यू। वो अच्छा है, इंटरव्यूअर को भी मजा है, जरूरी बाहर निकलेगा। हाँ, मुझे एक बात और आपने याद दिला दी सर। साल वही है 2016, उन्हीं ऑफिसर ने मुझे बोला था द बेस्ट इंटरव्यू इज जिसमें मेरा भी एंटरटेनमेंट हो, बंदे का भी एंटरटेनमेंट हो। वो इंटरव्यू पक्का है कि बंदा सिलेक्ट होगा। जिसमें मुझे वासी आ रही है ना, ये समझ ले वो इंटरव्यू मजेदार नहीं है, और हो सकता है भैया वो बंदा तो सिलेक्ट होगा नहीं, मैं इस पे नहीं बोल सकता। अच्छा, बट इंटरव्यू अच्छा वही है जिसमें इंटरव्यूअर को और इंटरव्यू दोनों को एक सेंस ऑफ, इंटरव्यूअर को कंप्लीटनेस की फीलिंग दैट यस आई कुड नो दैट पर्सन कंप्लीटली। इंटरव्यूअर को अपने आप स्किल है। इसीलिए मैं अपने जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं उसके बाद अपने सवाल ढेरों पूछता हूँ, तुम बताओ तुमने अपने आप सुनने का मौका मिला कि नहीं। और अगर वो बोलता है यस सर पहली बार ऐसा, तो आई सी एंड अगर ऐसा के साथ होता जिसने मुझे बोला कि सर आई एम नॉट एक्सपीरियंस, ओके, दैट इज completeness of interview. अच्छा, if we just move to the repeater hardness, जब आप देखते हो एक बंदा बार बार आ रहा है, कभी आपको लगता है कि या कितना मेहनती है। सोचो, 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, क्या लगा पड़ा है यार। इतना डेडिकेशन कहाँ से आ रहा है, क्यों चाहिए फौज के लिए इतना। नौकरी है दो तरह का ना, इसमें दो तरह। ये तो जॉब सीकर, हाँ, तो वो भर रहा है फॉर्म, वो एमटीएस का भी फॉर्म भर रहा है, वो आईएएस का भी फॉर्म भर रहा है, वो सीपीएस का भी भर रहा है, फिर उसको जो फॉर्म मिल रहा है तो वो अलग है, वो रिपीटर नहीं है, वो टाइम पास कर। उसको आप रिपीटर नॉट रेस्पेक्टेबल वर्ड है, देखिए उसको रेस्पेक्टफुली बोल। इसको मैं रिपीटर नहीं बोलूंगा, इसको मैं जॉब सीकर बोलूंगा। रिपीटर वो है जो बार बार यत्न करता है अच्छी की। रिपीटर वो है जो 46 लाख का पैकेज छोड़ के और बेचारा। रिपीटर वो है जो 1.8 लाख के मंथली पैकेज को छोड़ के 1 लाख के पैकेज में जाने को तैयार है, उसको हम कहेंगे रिपीटर। वो है जो 1 महीने का अब 1 महीने फिजियोथेरेपी कराने के लिए अपनी लगा नौकरी छोड़ देता है। फॉर जॉब सीकर्स को आप रिपीटर मत बोलिए। वो तो क्या कर रहा है, वो सीएचएसएल भी दे रहा है, सीजीएफ भी दे रहा है, इसी थर्ड की हमने एफटेट भी दे दिया और निकल गया इसी एग्जाम में सीजी के एक्टर दे दिया, वो भी इतना था तो एक्सपेक्टेबल।
उसको रिस्पेक्टफुली बोल। देखिए, डिटर्मिनेशन, परसेवरेंस, परसेवरेंस, फंडिंग एक्सपर्ट, और क्या है इंसान में भाई, आधे ओलंपिक्स तो वैसे ही ओपन है। सच बात है, बट अगर मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा सर, मैं तो काफी कोशिश की कि आप मुझे कुछ और चीजें बता दें, पर आपको रिपीटर में क्या मेजरली कमी देखने को मिलती है कि यार ये रिपीटर, मैं जब भी देखता हूँ ना एक रिपीटर में मुझे ये चीज दिखती है। जैसे मैंने एक चीज देखी है, डेस्परेशन। जब वो रिपीटर बनना ना तो उसके साथ वो डेस्परेट भी बन रहा होता है, और डेस्परेट और डेस्परेट और डेस्परेट। आज जिसको किसी ने शब्द भी बदल दिए, पैशनेट गुड, सत्य का अंतर मतलब तो है, बट सर वो रिपीटर को एक्सपीरियंस्ड और डेस्परेट को बोलिए पैशनेट, दोनों शब्द। बट डेस्परेट से मैंने इसलिए जानूं उसको बोली, देखिए पैशनेट आदमी को ना प्यार होता है, डेस्परेट इंसान ना प्यार में पागल होता है। मैंने इसलिए तो मैं अपने लिए उस तरह का आशिक मत बनिए कि आप प्यार किए जा रहे हैं किसी से, उसका LIC में अपना नॉमिनी भी बना दिए हैं और उसको पता ही नहीं है कि आप भी उससे प्यार करते थे इन द लॉन्गेस्ट। एक होता है ना कि LIC में नौकरी लिखवाना, तो किसका नाम तो लिख दो फलाना, जैसे मान लो शीतल भी, तो जो कौन है शीतल, बोले मैं उनसे प्यार करती, और वो तो भी जानते ही नहीं कि हम मुझसे प्यार करते। इस तरह का प्यार, ये डेस्परेशन नहीं, ये इसको भी क्या शब्द तुम्हें कहूंगा कि पागल, बस ये पागलपन बच्चे करते हैं। क्या आपने नहीं देखे ऐसे बच्चे? चलो देन वो जॉब सीकर पागल, अगर रिपीटर ऑनर्स कॉलेज वो बहुत बदल जाएगा। मैंने आपको स्टोरी सुनाई ना अभी, 1 से लेके 22 में मोनिश की स्टोरी मैंने सुनाई आपको, 1 से लेके 19 में बंदा बदल जाता है, पॉलिश कर करके अपने आप को चमका देता है, वो है रिपीट। बदले रिकमेंड ना हो, बंदा बदल जाता, बंदा अगर बदला है तो एस्टिमेट है। और अगर वही MTS का भी देना है तो ट्रेन पकड़ के चलो, आप उड़ीसा में देते हैं एग्जाम, तो केरला में देते हैं, तो हिमाचल में देते हैं, विश करे की जर्नी। अच्छा, पावर ऑफ बी प्लान क्या है? मतलब हैविंग अ अल्टरनेट करियर, हाँ, it should be there. ओके। Why it should be there? Because it makes you more logical and it makes you more comfortable, psychological. Then you're not seeking a job, then you're not desperate to work at use, then you are going after the passion which is there. Huh? So I always advise, have plan B and solid plan B and work for it. And in case you're already working, for example, you're versus communism, Capgemini or wherever, talk about announcing it further. You might not, yes sir, I'll do this, but my passion is to drive forces. If not, I'll become a best software developer. I'll do this, that. I do masters in Germany, I do masters in USA, or wherever, on IIT or whatever, on ILP, and I'll go on this. That's a very positive thing. लेकिन ये इसके सर ये नहीं मिला तो नजाम दे, कोई फायदा नहीं है। अरे वो नहीं, वन लाइन वो हाथ काटने वाला। ओके, यहाँ बहुत बढ़िया बात है सर। मैं इसमें एक बात रिपीटर के बारे में और पूछना चाहूंगा कि जब आप रिपीटर को देख रहे होते हो सर, एक रिपीटर जब अपनी बात बता रहा होता है, कहीं ना कहीं उसमें एक चीज दिख रही होती है बार बार कि वो किसी भी तरह से सिलेक्शन पाने की कोशिश कर रहा होता है, किसी भी तरह हो जाए। अब वो किसी भी तरह में क्या मिस कर रहा है, वो आई ही स्टिल मिसिंग द पेशेंस। 3 4 5 6 अटेम्प्ट, या अभी वो पेशेंस को वो इग्नोर कर रहा है, वो क्या है? ये कितनी भी तरह का जो जेनरिक स्टेटमेंट है वही गलत है शुरू भी। अच्छा, एक ही तरीका है, क्या तरीका एक ही है, पूरा एक ही, अपने आप से मोहब्बत, सेल्फ लव, सेल्फ बिलीफ है, सेल्फ सर्चिंग फर्स्ट। अरे इफ आई एम नॉट एबल टू हियर, वेयर एम आई नॉट एबल टू हियर, ये आपको आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता। दूसरा, मार्ग बदलते रहना, गुरु बदलते रहना, परंतु स्वयं पे काम करना। कोई आपको मैजिक पैट दे ही मान रहा है, आपको अगर दिल से लगता है कि आप है तो आप, परंतु आप मार्ग मत बदलिए, पहले सेल्फ सर्चिंग कीजिए। और जैसे कहते हैं सोशल एडेप्टेबिलिटी, सोशल एडेप्टेबिलिटी कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप से कंफर्टेबल है, आपका सोशल एडेप्टेबिलिटी अपने आप हाई हो जाए। आप एडेप्टेबल इसीलिए नहीं है किसी ग्रुप में, बिकॉज यू आर नॉट एडेप्टेबल टू योरसेल्फ। सारा खेल आपसे शुरू है, आपकी खत्म। और अगर सीधी लाइन में बोलूं तो आप शायद ये कहना चाह रहे हैं
जब आपने सेल्फ लव सेल्फ बिलीव कहा तो ये कहा कि अपने आप को पहले पहचानो, कमियां थी तो थी, आप उसे एक्सेप्ट करो, उससे प्यार करो कि हाँ थी, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था, मैंने नहीं करी ईमानदारी से मेहनत, नहीं करी, वो सत्य तो आपको रखना ही रखना है एसएसबी के सामने। पर दूसरा सत्य आपको, हाँ अगर है तो राइट, और अगर अब यहाँ पर सेकंड पार्ट ये आता है कि अब आप सत्य से समझ चुके हैं, आप परख चुके हैं कि ये सत्य था, आप बदलने को तैयार हूं, मैं बदल रहा हूं, और बदलाव के साथ देखो मैं कितना बदल गया हूँ, ये भी देखो, ये भी देख कितना वो आप प्रूफ के साथ दिखा दीजिए। हाँ आपके 50% आए थे 12th में, डजंट मैटर, आपने सीडीएस 6 के 6 क्लियर कर दिए, आपने सीजीएल निकाल दिया, आप मेरिट का वेट करना है, आपने बैंक पे निकाल दिया बट आपको नहीं जाना है, आपने आईआईएम निकाल रखा हुआ 98% है, परफेक्शन प्रमाण। बात बदल नहीं की है, शायद बदल नहीं की। अच्छा मैंने सिर्फ एक बात और सुनी है, मैं इस बात से एंड भी करना चाहूंगा, मैं देखा है अगर असेसर को साइन ऑफ चेंजिंग में दिखता है, साइन ऑफ इंप्रूविंग में दिखता है, वो रिकमेंड कर देता है। बिल्कुल, क्यों नहीं करेगा, अच्छा करना ही चाहिए। अच्छा इस कभी ज्ञान नहीं होता, ये ज्ञान उसका माई क्या है वो इम्पोर्टेंट है, और बाकी सेक्टर्स तो ऊपर है ना, आप खाली एकेडमिक परफॉर्मेंस पे छोड़े ना, इंटरव्यू है ही नहीं है एकेडमिक, बाकी चीजें उसमें ओपन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, कोऑपरेशन हाई है, सोशल एडेप्टेबिलिटी फर्स्ट क्लास है, कॉन्फिडेंट है, इनिशिएटिव है, डिटर्मिनेशन है, ये अगर मान लो नहीं था और अब है तो वो तो ऑयल क्यों वाइज क्लोज करता है, तो आप कितने ऑयल क्लोज क्लोज है उस पर डिपेंड कर रहा है कि रिकमेंड होगी। अगर आपके ऑयल क्यों लोकल है बाकी के सारे, जस्ट बिकॉज ऑफ वन ऑयल क्यू विल नॉट बी हेल्ड बाय गवर्नमेंट। ओके फेयर एनफ सर। अच्छा अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक सवाल ना मैंने बहुत देखा है, चाहे रिपीटर हो फ्रेश हो, सबसे पूछा जाता है, आपका आइडल कौन है? अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो घुमा के पूछ लेते हैं, आपकी 5 कमियां और 5 खामियां क्या हैं? ये क्या ऐसा होता है कि ऑफिसर भी उस थ्रू आउट द इंटरव्यू समझ चुका होता है उसकी खामियां और अच्छाइयां क्या है, और एक आईना देखने के लिए वो ये सवाल पूछ रहा है? ये सवाल गलत है, ऐसा नहीं आना चाहिए। ये अगर आपने कहीं वीडियो में देखा है तो हो सकता है 5 कमियां 5 खामियां ऐसे नहीं बताया, जनरली ऐसे सवाल हो सकता है, जैसे आपके सवाल वो ऐसे हो सकता है कि what are some of the weaknesses that you're working on? Okay, this can be it is open ended. Now why insight? जितना भी मैं समझ पा रहा हूँ क्या उसको भी इतनी क्लियरिटी है? नहीं, आपको इंसल्ट है कि नहीं, आप अपने बारे में जानते। हाँ मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे भी, वो क्या समझ पा रहा है? साइट बहुत बड़ा रोल है। रिकमेंडेशन में लाइन ही यूज करते हैं कि ही हैज अ गुड इनसाइट, वो बहुत जरूरी इनसाइट। अच्छा, और इनसाइट नहीं है, अपने बारे में पता ही नहीं है, इनसाइट वीक है तो इनसाइट बात, कमियों का होना कोई बुराई नहीं। अच्छा, कमियों पे काम करना जरूरी है और इनसाइट होना जरूरी है। ऑफ कोर्स आप ये कमी थोड़ा ना बताएंगे कि मैं साइकोपैथ हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोगों को मरता हुआ देखूं, ऐसा तो नहीं। ये मैं क्लेप्टोमैनिया को चाहता हूँ मॉल से सामान उड़ा, आपको नहीं। आपकी वीकनेसेस क्या, क्योंकि आपको पता है क्या चीजें आपको रोक रही हैं, अगर आपको पता है तो क्या कर रहा, उस पे काम क्या किया आपने। And if you have been able to do it, fine. Doesn't matter. People have weaknesses. They keep working on it and they overcome it. If you overcome, excellent. Insight is important. Psychologists is also looking at your insight. इनसाइट जो समझ गया एसएसबी में, मतलब अपने आप को समझ गया, वो एसएसबी आराम से निकाल गया। मैं आपसे मोहब्बत कर लो, जीने का भी मजा आएगा, और बी योर ओन फ्रेंड। वो कहती है ना लड़की जब फिर मिट में करीना कपूर ने अपनी फेवरेट, हाँ और बड़ी बात है, बड़ी बात। That's a wonderful time with you, sir. Thank you so. Same here. Really enjoyed and being such a long session. I think I'll do since 2 hours here local. You want to pay? 30 मिनट हो चुके हैं। But ठीक है. So looking forward to seeing that. Thank you so much, Shubham. It was really good. Thank you so much, sir. Bye. Take care. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ।